406। इसमें जी दीर्घ प्रसंगस्तु, तो इसमें विधि सूत्र मानकर दोष दिखलाए थे। तो इसमें वो जो परिभाषा है भाव्य माने सवर्ण नाम ग्रहणमना, तो इसको यहाँ पर आश्रित नहीं कर रहे हैं। जो इसमें उदाहरण दिखलाए थे अमुभ्याम इत्यादि इति। स्वतंत्रतम इको निर्वर्तकम इति भाव। प्रदीप लिख तो रहा है भाव्यमानस्य भी सवर्ण ग्रहणम दृश्यते। भाव्यमान का भी सवर्ण देखा जाता है ना, पूरा फिक्स नहीं है, एकदम मजबूत नियम नहीं है, दृढ़ नियम नहीं है कि भाव्यमान सवर्णानाम ग्रहणम न। भाव्यमान से भी सवर्णों का ग्रहण देखा जाता है। जैसे कि अमुभ्याम, अदस शब्द है, भ्याम है, तो तेदादी नामा से अकार आदेश होता है, अद भ्याम, फिर इसको दीर्घ हो जाता है, सु पीछे से दीर्घ हो गया, अदसो शेर दादू दोमा। सूत्र में तो ह्रस्व उकार कहा है, लेकिन भाव्यमान होते हुए भी दीर्घ हो गया ना। सूत्र में अदसो शेर दादू दोमा ह्रस्व उकार कहा है, हो गया ना। आदि क्या ले रहे जी इसमें? क्या? अमुभ्याम इत्यादि। हाँ, बस ऐसे बोल दिया कि अमुभ्याम इत्यादि। नहीं तो एक ही प्रयोजन है ना, एक प्रयोग क्यों, और भी कितने, चतुर्थी, पंचमी और ऐसे हो जाते हैं। नहीं, सूत्र कोई मात्र दिखला रहे हैं, उदाहरण में ही मात्र दिखला रहे हैं अमुभ्याम, और फिर इत्यादि और बोल रहे थे, तो वहाँ पर भाव्यमान भवती उकार न भाव्यमान है ना। हाँ, तो एक ही तो है, और होने तो एक उसी को पकड़ रहे। मतलब उदाहरण एक नहीं है, उदाहरण तो कई है ना। व्याम विभक्ति कई जगह आती है, और फिर ये इसमें भी है ना अमु। मतलब सूत्र आप एक बता रहे, उदाहरण तो कई हैं। जैसे अमु है, अदस आगे अऊ आएगा, नमाकारा देश वृद्धि रेची वृद्धि होकर अदऊ बनता है, फिर अदऊ को अमु बनता है। और एक 407 में बाईं ओर प्रदीप में तीसरी पंक्ति जो एच व्यतिरेकेण अन्यस्य ह्रस्व न प्राप्नोति इति। वो उदाहरण आया तो था ना, अति कुमारी जो है। यहाँ पर ये शब्द का अर्थ कैसे करेंगे जी? शब्द का अर्थ एच, हाँ, एच व्यतिरेकेण, इस यहाँ पर एच को छोड़कर जो इक आदि है ना, ई उ इत्यादि, व्यतिरेक माने छोड़कर, एच से भिन्न के द्वारा। एच व्यतिरेकेण अन्य ह्रस्व न प्राप्नोति। एज को छोड़कर अन्य को ह्रस्व नहीं पाएगा। यदि तरी एक वाक्य था, एज व्यतिरेकेण अन्य से ह्रस्व न प्राप्नोति। अन्य जो क्या है, ई अ आदि, अति खट्वा, अति माला इत्यादि, उनको नहीं पाएगा। षष्ठी स्थान योगा का प्रयोजन दिया। किमर्थम पुनरुच्यते षष्ठे स्थान योग नियमार्थम अस्ति प्रयोजनम एतत् किं तर्हि इति। तो क्या यही प्रयोजन है? हाँ, यही प्रयोजन है। आगे बता रहे हैं, अवयव षष्ठ्यादिषु अति प्रसंगा सासो गोहा इति। अवयव षष्ठ्यादि तो नहीं सिद्ध होंगे। तत्र को दोष? सास इदं अलो सासेश्चन्तस्य स्यादुब्धमात्रस्य च। उदुब्धाया गोहा इति गोहेश्चन्तस्य स्यादुब्धमात्रस्य च। नियमार्थ बताया, तो इसमें एक आपत्ति दिखा रहे हैं। नियम से तो दूसरे संबंध सारे हट जाएंगे। जो स्थान
केवल एक ही बच जाएगा। नियम हो गया ना, जहाँ षष्ठी है वहाँ स्थान अर्थ निकलना है। तो जैसे सास इदंग हलो, सास है और उपधाय की अनुवृत्ति है, तो दोनों में स्थान षष्ठी होगी। सास के स्थान में और उपधा के स्थान में इकारादेश होता है। अंग के पर रहते, हलादि कित गित के पर रहते, तो अंत के स्थान में भी होगा और उपधा मात्र को भी होगा। उपधा मात्र मानी सास इदंग हलो, उपधाया की अनुवृत्ति आ रही है ना। मात्र शब्द तो सभी का ग्रहण कराएगा, जो भी जिसका भी उपधा होगा। इसमें लिखा भी है, देखिए प्रदीप ने लिखा है, सासिना संबंधाभावत पचादि संबंधिनो भी, पचादि संबंधी उपधा को भी इकारादेश होने लगेगा। तत्रीय अलिदता मित्यता उपधायति अनुवर्तते। वही तो मात्र शब्द की व्याप्ति कहाँ तक पहुंचेगी? उपधा मात्र जब नियम कर दिया षष्ठी का अर्थ स्थान, तो संबंधांतर निवृत्त हो गए ना, दूसरे संबंध हट गए। नियम से तो निवृत्ति होती है ना, नियम जो होते हैं वो निवृत्ति के लिए होते हैं ना। नियम सूत्राणाम निवृत्ति प्रयोजनम, निषेध तात्पर्यम या निवृत्तो प्रयोजनम, निवृत्तो तात्पर्यम। तो जब ये बताया था ना किमर्थम पुनरिदम उच्यते, ये सूत्र क्यों बनाया, षष्ठी स्थाने योग वचनम नियमार्थम, ऐसा कह दिया ना। व्याकरण या षष्ठी सा स्थाने योगा ये भवति, स्थाने योगा ये भवति, ऐसा एक नियम बना दिया ना। दूसरी जो षष्ठी हैं वो माने संबंध षष्ठी जिसको कहते हैं वो हट गई, केवल स्थान षष्ठी आकर के बच गई। अवयव षष्ठ्यादीनां च अप्राप्ति योगस्य असंदिग्धत्वात्, अवयव षष्ठ्यादीनां च नियमस्य अप्राप्ति, अवयव षष्ठ्यादि का नियम से अप्राप्ति रहेगी, नियम से प्राप्ति नहीं हो पाएगी। इन कारणम योगस्य असंदिग्धत्वात् संदेह नियमा न च अवयव षष्ठ्यादिषु संदेह। समाधान पक्ष है ये। पूर्व पक्ष तो ये था कि सभी उपधा मात्र को होने लगेगा, मतलब सासिदंग हलो, सासिदंग हलो जो सूत्र है उसका अर्थ ऐसा बनेगा, ऐसा पूर्व पक्ष में कहा था ना कि सास के स्थान षष्ठी हो गई, तो स्थान षष्ठी होते ही उपधा को विशेषित नहीं कर सकेगा वो, तो उपधाया भी अनुवृत्ति है, तो उपधा को भी होगा, किसी भी उपधा को होने लगेगा। जैसे पच की उपधा को भी होने लगेगा, यज की उपधा को भी होने लगेगा, पठ की उपधा को भी होने लगेगा। परे अंग या हलादि कितगित होना चाहिए, जहाँ भी हलादि कितगित होगा। क्यों ऐसा होने लगेगा? क्योंकि स्थानीय अर्थ ही एक बच गया नियम के द्वारा। षष्ठी का अर्थ केवल स्थानीय अर्थ ही बच गया, बाकी सब निवृत्त हो गए, बाकी सब अर्थ निवृत्त हो गए, तो इसलिए ऐसा होगा। तो उत्तर देते उत्तर पक्ष में अवयव षष्ठ्यादि नाम च प्राप्ति, अवयव षष्ठ्यादि नाम मानी अनियम प्रसंगे नियमो विधीयते, एक प्रसिद्ध होता है ना। तो जहाँ अनियम नहीं है, अनियम नियम कारणीय परिभाषा आपने सुनाई है, अनियम प्रसंग में नियम किया जाता है। तो जहाँ अवयव षष्ठी है, संबंध षष्ठी मानी, वहाँ तो कोई अनियम है ही नहीं, वहाँ तो साफ साफ है। गुरु, वो जब अनियत योग षष्ठी है तब तो ठीक ही है, उसमें नियम भी मतलब षष्ठी ही होगी। जहाँ अनियत योग है वहाँ स्थान षष्ठी देख लेंगे, नियम वही उत्तर पक्ष में कहा है ना। आप समर्थन में बोल रहे हैं न, मतलब मैं जैसे ये पूछ रहे हैं शासिदंग हलो में समस्या दिखा रहे हैं, इसका उत्तर दे रहे हैं ना आप। तो ये कैसे समस्या दिखा रहे हैं एक बार? समस्या तो इस तरह दिखा रहे हैं कि इस सूत्र को नियम मान लिया और नियम का स्वरूप इतना व्यापक कर दिया कि जहाँ भी षष्ठी है
तो उसके जो संबंध होते आदि अर्थ होते हैं ना, अवयव आदि अर्थ, वो सब हट गए और केवल मात्र एक स्थान अर्थ ही बच गया अष्टाध्यायी में। ऐसा मानते हुए दोष दे रहे हैं। उत्तर देते समय ये उत्तर दे रहे हैं कि सब जगह नहीं हटेंगे, अवयव षष्ठी आदि में ये सूत्र जाएगा ही नहीं है? अवयव षष्ठी में तो जाएगा ही। योगस्य असंदिग्धत्वात् संदेह नियमा न च अवयव षष्ठ्यादिषु संदेह। संदिग्ध स्थल में नियम करते हैं, अनियम प्राप्ति में नियम करते हैं। अवयव षष्ठ्यादि नाम इष्टानाम निवृत्ते नियम अप्राप्ति। यहाँ पर वार्तिक का अर्थ उद्योत पढ़ सकते हैं। अवयव षष्ठ्यादि नाम इष्टानाम, अवयव षष्ठ्यादि जो इष्ट विषय है ना, वहाँ उसकी निवृत्ति के लिए नियम की अप्राप्ति है। अवयव षष्ठ्यादि नाम मतलब अवयव षष्ठ्यादि नाम जैसा सुनाई पड़ रहा है ना, इस वार्तिक का अर्थ बन नहीं रहा है, इसलिए उद्योत को अर्थ करके दिखाना पड़ रहा है। अवयव षष्ठ्यादि नाम से प्राप्ति योगस्य संदिग्धत्वात् अवयव षष्ठ्यादि नाम इष्टानाम निवृत्ते नियम अप्राप्ति, ऐसा अध्याय करके और पूरा करेंगे वार्तिक का अर्थ। अवयव षष्ठ्यादि नाम इष्टानाम निवृत्ते, अवयव षष्ठ्यादि जो इष्ट विषय है ना, उनकी निवृत्ति के लिए नियम से उनको इष्टानाम अव्यय षष्ठ्यादि नाम ऐसे कर देंगे अन्वय। इष्टानाम अव्यय षष्ठ्यादि नाम, अवयव षष्ठ्यादि नाम। गुरुजी, हाँ, ये अव्यय षष्ठी जब होगी अर्थ शास इसमें, तो वहाँ ये षष्ठी स्थान योग नहीं पहुंचेगा ऐसे, तो फिर उसमें के स्थान में कैसे करेंगे? शास में उपदाया जो है ना, सास है और उपदाया के बीच में तो अवयव षष्ठी है। संबंध षष्ठी, अवयव षष्ठी मानी संबंध षष्ठी, संबंध षष्ठी मानी काके की हिंदी वाला, तो सासय में तो अवयव षष्ठी है और उपदाया में स्थान षष्ठी है। सासय उपधाया ऐसा अर्थ हो जाएगा। सास की उपधा को तो अवयव षष्ठ्यादि नाम इष्टा नाम निवृत्त नियम अप्राप्ति, उनको हटाने में नियम नहीं लगेगा। योगस्य असंदिग्धत्वात्, सूत्र के असंदिग्ध होने से। किम वक्तव्य में तत्, क्या ये बात कहनी पड़ेगी? क्या बात कहनी पड़ेगी कि अवयव षष्ठ्यादिषु, अवयव षष्ठ्यादि में 9 नंबर टिप्पणी देखिए। अवयव षष्ठ्यादिषु अस्य सूत्रस्य उपस्थान वारणाय, इस सूत्र की उपस्थिति को रोकने के लिए। अवयव षष्ठ्यादिषु अस्य उपस्थान वारणाय अवयव षष्ठ्यादि नाम च अप्राप्ति, अवयव षष्ठ्यादि नाम अप्राप्ति योगस्य असंदिग्धत्वात् इत्येतदर्थकम अपूर्वम कर्तव्यम किम, क्या इस अर्थ वाला कोई अपूर्व वचन बनाना चाहिए? अवयव षष्ठ्यादि नाम अप्राप्ति योगस्य असंदिग्धत्वात्, इस अर्थ को हमें बताने के लिए कोई अपूर्व कोई वचन बनाना चाहिए क्या? नहीं कथम अनुच्यमानं गस्ते, बिना कहे कैसे समझेंगे? तो कहते हैं लौकिको एवं दृष्टांत, ये लौकिक न्याय है, उससे समझेंगे। तथा लोके कश्चित् कंचित् पृच्छति, लोक में कोई किसी से पूछता है, ग्रामांतरम गमिष्यामि पंथानम में भवान उपदिशतु, मैं अमुक गांव में जाऊंगा, मेरे को रास्ता बताओ। दूर दूर गांव होते मान लीजिए, तो स तस्मै आचष्टे, लोक में कोई ये पूछता है ग्रामांतरम गमिष्यामि पंथानम में भवान उपदिशतु स तस्मै आचष्टे, वो उसे कहता है अमस्मिन् अवकाशे हस्त दक्षिणो ग्रहीतव्या,
अमुस्मिन अवकाशे मानी ऐसा एक खुला स्थान आएगा, एक ऐसा स्थान आएगा, आपको वहाँ पर दाहिना हाथ वाला मार्ग पकड़ लेना है। हस्त दक्षिणा मानी हस्त दक्षिणो यस्य एवं विधा पंथा ग्रहीतव्य। दक्षिणो हस्तो यस्य सन्निहिता, जिस रास्ते में दाहिना हाथ सन्निहित है, मानी राइट टर्न ले लेना, ऐसे कहना चाह रहे हैं। दाहिना हाथ सन्निहित है जहां पर हस्त दक्षिणो ग्रहीतव्य, ऐसे बोलते हैं ना। दाहिना हाथ सन्निहित है जिस रास्ते के, वहां पर उस रास्ते की तरफ चला जाना। तो फिर वो अमुस्मिन अवकाश से हस्तवामा, और फिर आगे जाके कहता है थोड़ा आगे जाओगे ना तो फिर बाईं तरफ मुड़ जाना, हस्तवामा ग्रहीतव्य, आगे लेफ्ट टर्न ले लेना। फिर यस तत्र तिर्यक पथो भवति न तस्मिन् संदेह, यद्यपि टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, ऐसे हमने खूब देखे रास्ते, जैसे ना ऐसे चल रहे हैं, फिर ऐसे मुड़ रहा है, 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 ऐसे ऐसे रास्ते जब जाते थे ना, तो फिर ऐसे ऐसे रास्ते, ऐसे ऐसे ऐसे, पर वहाँ कोई संदेह नहीं होता था। यद्यपि तिर्यक का मतलब रास्ता तो तिरछा में टेढ़ा मेढ़ा है, पर संदेह नहीं होता ना उसमें। पर कहीं कहीं तिराहा होता है, कहीं चौराहा होता है, वहाँ संदेह होता है। तो वहाँ के लिए तो वो बताता है, और बाकी जो टेढ़े मेढ़े हैं ना, वहाँ बिल्कुल नहीं बता रहा कि, जबकि वहाँ मुड़ते हैं, वहाँ पर भी दाहिने को मुड़ते हैं, फिर बाएं को मुड़ते हैं, मुड़ते तो जाते हैं, पर वो बताता नहीं है बताने वाला। तो यस्तत् तिर्यक पथो भवति न तस्मिन् संदेह, उसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। अनऋजु मार्ग पूर्व पश्चिम अन्यतर दिशि गच्छतो दक्षिणोत्तर मार्ग इति यावत्। पूर्व पश्चिम या अन्यतर दिशि गच्छतो, उद्योत लिख रहा है पूर्व में, पश्चिम में या किसी अन्य दिशा में जाते हुए दक्षिणोत्तर मार्ग जो है होता है, तो उसमें संदेह नहीं होता ना, इसलिए उसका उपदेश नहीं देता है। यह भी संदेह नहीं माना, चाहे वह षष्ठ्यादिषु संदेह। एक तो ये समाधान दे दिया, जो समस्या थी ना उसका एक तो ये समाधान दे दिया। दूसरा, अथवा स्थाने अयोगा स्थाने योगा, किमदम अयोगा इति, ये अयोगा क्या है? अव्यक्त योगा अयोगा है। स्थाने अयोगा, अयोगा का क्या तात्पर्य है? अयोगा षष्ठी स्थान पदार्थानुयोगिनी इति सूत्रार्थ। 2 नंबर टिप्पणी देखिए। अयोगा मानी स्थान पदार्थानुयोगिनी, अयोगा षष्ठी स्थान पदार्थानुयोगिनी। जो अयोगा षष्ठी है ना, वो क्या होती है? स्थान पदार्थ के साथ अनुयोगिनी होती है। अयोगा निर्णय विशिष्टा न इत्यर्थ। अयोगा षष्ठी मानी निर्णय विशिष्ट षष्ठी जहाँ नहीं होती है, वो स्थान पदार्थ के साथ अनुयोगिनी होती है। तथा च गोह इस सासिदंग हलो उदुब्धाया गोह आदि जो सूत्र होते हैं ना, वहाँ निर्णित विषया षष्ठी नास्या उपस्थानम, इसलिए वहाँ उपस्थान ही नहीं होगा इसका। इको यणचि इत्यादो निर्णित विषया न इत्यस्य उपस्थानम इति सर्वम पूर्णम। जो इको यणचि इत्यादि में तो निर्णित विषय वाली नहीं होती, इसलिए ये परिभाषा उपस्थित हो जाएगी। गुरुजी, इसमें निर्णित कैसे मानेंगे? इसमें शासईद वो संगत हो रहा है ना, सास का गोह का ऐसा जो अर्थ है वहाँ संगत हो रहा है। सास की उपधा, गोह अंग की उपधा, ऐसा जो है हमारे को संगत हो रहा है अर्थ। विशिष्ट स्थाने अयोगा स्थाने योगा, किमिदम योगा, अव्यक्त योगा योगा, स्पष्ट योगा।
विशिष्टो योगो यस्य नास्ति, विशिष्ट योग जिसका नहीं है, निर्णय विशिष्ट योग जिसका नहीं है। अयमेव भाष्ये व्यक्त शब्द से अर्थ, व्यक्त शब्द का अर्थ यही है। अत्र पक्षे योग शब्द कर्म व्युत्पत्त्या संबंधी परा, योग का अर्थ हो जाएगा संबंधी, कर्म व्युत्पत्ति से। योगवती पक्षेपि एवमेव स्थान रूप संबंधी नियमार्थत्वादस्य, अथवा योगवती योगा, अव्यक्त योगा, अव्यक्त जो कह रहे अव्यक्त अस्पष्ट योगा योग है यस्य, तो यहाँ पर स्थाने अलग रहेगा, अयोग अलग। पद लोपी बहुब्री बनाएंगे ना गुरुजी? हाँ, व्यक्त का लोप कर लेंगे, यानी स्थाने के साथ समास नहीं करेंगे। हाँ, स्थाने के साथ तो वो असमस्त पद है। अयोगा में हाँ, अयोगा में तो उत्तर पद लोप। अव्यक्त योगा यस्याः सा अव्यक्त योगा अयोगा, अव्यक्त योगा अयोगा, व्यक्त का लोप कर दिया जी। या फिर योगवती योगा, योगवती इस वो तो पक्ष में दूसरा समाधान है। हैं? योगवती तीसरा योगवती तीसरा योगा, हाँ वो तीसरा समाधान है। ये इसमें तो उत्तर पद लोप बहुब्री बनाना पड़ेगा। इसमें अयोगा में हाँ, अयोगा में से ये व्यक्त को हटा देंगे। जी। योगवती योगा अस्मिन पक्षे योगा षष्ठी स्थान पदार्थानुयोगिनी, ऐसा सूत्रार्थ बनेगा। योगो अस्यास्थिति योगा स्थान, ये भी असमस्त पद रहेगा, षष्ठी स्थान योगा, त्रिपद सूत्र माना जाएगा। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो द्विपद सूत्र है, त्रिपद सूत्र माना जाएगा। स्थाने अलग, षष्ठी अलग और योगा अलग। योगा कैसे बनेगा? योगो अस्यास्थिति योग अस्यास्थिति योग, योग यस्या बहवो योगा संबंधा संति, योगा अस्य संति इति योगा, ऐसा कर लेंगे। योगा अस्य संति, जिसके बहुत सारे योग है, संबंध हैं। स्थान पदार्थानुयोगिनी, 6 नंबर टिप्पणी में दिया है, अस्मिन पक्षे योगा षष्ठी स्थान पदार्थानुयोगिनी, सूत्रार्थ यस्या बहवो योगा संबंधा संति सा षष्ठी योगा, अवयव षष्ठी स्थले बहवो योगा न संभवन्ति न तत्र अस्या उपस्थानम। अवयव षष्ठी स्थल में बहुत सारे संबंध नहीं मिलते हैं, इसलिए वहाँ शादिभ्योज करके मतुप अर्थ में ले आएंगे। है जी। और योगा जो योगवती, हाँ, और शादिभ्योज से अच प्रत्यय करेंगे तो मतुप अर्थ को देगा। फिर अजाद्य तष्टाप योगा अर्थात योगवती। जी। का पुनर्योगवती यस्या बहवो योगा, योगा यस्य बहवा संति इति योगा, योगाः, ऐसा यस्यो बहवो योगाः। कुत एतद् भूम्नि मतु भवति, भूम निंदा प्रशंसासु नित्य योगेति सायने संसर्गे अस्ति विवक्षायां भवन्ति मतुवादय। इस नियम से योगा अस्य संति इति योगा, अस्य एक वचन में है, योगा बहुवचन में, योगा अस्य संति योगा। तो फिर योगवती योगा, जिस षष्ठी के बहुत सारे संबंध हो सकते हैं, संभावित संबंध, वहाँ स्थान पदार्थानुयोगिनी होती है वो षष्ठी। अवयव षष्ठी स्थल में बहुत सारे योग नहीं होते। कैसे देख रहे हैं संबंध में, मतलब उनमें स्थान वाले में कैसे देखेंगे बहुत सारे योग संबंध? नहीं, आप ये तीसरे वाला पूछ रहे हैं ना? हाँ जी, योगवती योगा पूछ रहे हैं। ये जो नीचे वो भाग छाया में दी है उसका। नहीं, आप तीसरा पूछ रहे हैं ना? जी जी, या दूसरा? तीसरा वाला जी। हाँ, इसको ऐसे लगा रहे हैं, जहाँ षष्ठी के बहुत सारे योग हैं, स्थान योग है, समीप योग है, योग माने संबंध, और अवयव योग है, बहुत सारे योग हैं,
तो स्थान तो होता नहीं है, पर जैसे समीप, अवयव इत्यादि होते हैं ना, तो उन संबंधों में प्राप्त होने पर स्थान संबंध ले लेना है, बाकी हट जाते हैं। संबंध कई हो गए ना, योगा से संति, ऐसा योगा बनाया, योगा शब्द का अर्थ हो गया संबंध। योग, बहुत सारे योग हैं जिसके, ये योगा का अर्थ हुआ। बहुत सारे योग वाले जो जितने भी षष्ठी हैं, योगा षष्ठी, योगा जो स्त्रीलिंग का बना षष्ठी के कारण, प्रत्येक या अर्षादि विवच और षष्ठी का समानाधिकरण है, इसलिए ताप आ गया। तो योगा से संति, बहुत सारे योग हैं जिसके ऐसी जो षष्ठी है वो षष्ठी स्थान पदार्थानुयोगिनी, वो षष्ठी स्थान पदार्थ के अनुयोगिनी होती है। अनिर्णित अवस्था में ही देखेंगे कि ये संभव हो सकता है। और अवयव षष्ठी में पहले से पता ही, इसलिए अन्य षष्ठी का हम संबंध देख ही नहीं सकते। तो वहां पर जो है ये अवयव षष्ठी स्थल में बहुत सारे योग होंगे ही नहीं, तो एक ही योग होगा वहां तो। ये 3 समाधान हो गए यहां तक हैं? दूसरे तीसरे में अंतर ये है, दूसरे में ये कहा कि अव्यक्त योगा, स्पष्ट योगा, जिसका योग, ये विशिष्ट योग जिसका नहीं है, निर्णय विशिष्ट योग जिसका नहीं है, हैं? व्यक्त मानी निर्णय विशिष्ट, स्पष्ट, तो योग शब्द यहां पर संबंधी वाचक हो जाएगा। चौथा समाधान, विशिष्टावाषष्ठी स्थाने योगा अथवा किंचित लिंगम आसज्य वक्ष्यामि इत्थम लिंग षष्ठी स्थाने योगा। कलादि लिंगों को जोड़ करके कहूँगा ये ऐसी षष्ठी स्थाने संबंध वाली होती है। न च तल्लिंगम अवयव षष्ठ्यादिषु करिष्यते, स्पष्ट ही उस चिन्ह को अवयव षष्ठ्यादि में नहीं करूँगा। जहाँ जहाँ चाहता हूँ मैं स्थान षष्ठी, वहाँ कोई लिंग निर्धारित करूँगा, जैसे स्वरतेन अधिकारा कर रखा है, उसमें नहीं करेंगे। यद्यवम सासिदंग अलो साहौ शासी ग्रहणम कर्तव्यम स्थाने योगार्थम लिंगम आसंक्ष्यामि इति। यदि ऐसा करोगे ना, तो जो सासिदंग हलो सूत्र है, साहौ सूत्र में सासा को लाएंगे ना, तो आपको वहां पर सास का दोबारा ग्रहण करना पड़ेगा सूत्र में, सास है साहौ। क्यों कह रहे हैं? स्थाने योग संबंध बनाने के लिए बिना निर्देश किए लिंग नहीं लगा सकते, तो उसका उत्तर दे रहे हैं ये नहीं, जिस तरह का लिंग लगाया है उसी की अनुवृत्ति आगे मान लेंगे। प्रश्नकर्ता ये कह रहा था कि सासिदंग लो साहौ सूत्र में सासे की अनुवृत्ति लाते हैं ना, तो दोबारा साहौ शासी ग्रहणम कर्तव्यम स्थाने योगार्थम लिंगम आसंक्ष्यामि इति। स्थाने योग के लिए लिंग लगाऊंगा, ऐसा कह रहे हैं। स्थाने योगार्थम लिंगम आसंक्ष्यामि, सासिदंगलो साहौ शासी ग्रहणम कर्तव्यम। ठीक है, तो कह रहे हैं न कर्तव्यम, नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? यदेव अधः पुरस्ताद अवयव षष्ठ्यर्थम प्रकृतम, जो प्रारंभ में अवयव षष्ठी के लिए प्रस्तुत है ना ऊपर वाले सूत्र में, वो आगे अनुवृत्ति होकर के स्थाने योगार्थम भविष्यति। कथम, कैसे हो जाएगा ये ऐसा? बोले अधिकार 3 प्रकार का होता है। कश्चिद एक देशस्था सर्वम शास्त्रम अभिज्वलयति, ये परिभाषा रूप अधिकार होता है। परिभाषाओं को भी अधिकार जैसा मानकर, परिभाषा भी परार्थ होती है, अधिकार भी परार्थ होता है, तो इसको भी अधिकार जैसा मानकर कह रहे हैं। ये पहला जो प्रकार है ना, कश्चिद एक देशस्था सर्वम शास्त्रम अभिज्वलयति, एक देश में स्थित रहता हुआ ही सारे शास्त्र को प्रकाशित करता है। यथा प्रदीपासु प्रज्वलिता सर्वम वेश्माभिज्वलयति,
अपरो अधिकार यथा रज्ज्वा ऐसा व संबद्धम काष्ठम अनुकृष्यते तद्वद अनुकृष्यते चकारण। चकार के द्वारा भी जो अनुवृत्तियां लाई जाती हैं उनको अधिकार कहते हैं। यथा रज्ज्वा ऐसा व, रज्जू के साथ या किसी लोहे के साथ, रज्ज्वा ऐसा व बद्धम काष्ठम, लोहे के साथ या किसी रस्सी के साथ कोई काष्ठ बांध दिया और फिर खींचते हैं उसको, तो वो ऐसे ही चकार के द्वारा खींचते हैं। लोहे के साथ कहाँ बांध कर खींचते हैं पता चला? ऐसे इस शेप में बना देते हैं ना, वो प्रश्नवाचक चिन्ह समझ लो, और फिर उसमें डाल करके खींच सकते हैं ना। किसी चीज में, किसी शाखा में डाला, पेड़ की शाखा में, हाँ, और नीचे खींच लिया है, हाँ, हुक टाइप, तो उसको नीचे खींच लिया। तो एक तो चकार को ऐसा बता रहे हैं, या रज्जू बांध करके खींच लेते हैं, वो भी चकार जैसा ही है। अपरो अधिकार, एक अधिकार ये भी है स्वरितेन अधिकार, जिसको कहते हैं ना प्रतियोगम तस्य निर्देशार्थ योगे योगे उपतिष्ठते। प्रत्येक सूत्र में उसका निर्देश नहीं करना होता है। अनुवृत्तियों को अधिकार ही कह रहे हैं। जितनी भी अनुवृत्ति होती हैं एक प्रकार से ये अधिकार ही है। स्वरितेन अधिकार है ना, अधिकार सूत्र अलग है और ये अनुवृत्तियां ये अधिकार हैं, ये एक बात है अलग। हाँ जी, पहला उदाहरण का एक जगह रह करके पूरे शास्त्र को इको गुण वृद्धि अचश्च आदि जो सूत्र है ना जी, षष्ठी स्थानीय योगा, ऐसे ये सारी जो परिभाषा सूत्र है ये पहले वाले का है। जितनी भी परिभाषा सूत्र हैं वो सब जगह प्रवृत्त हो जाएंगे। ये पहले वाला लक्षण उस पर घटेगा। दूसरा अधिकार चकार वाला है। चकार जो होते हैं ना जी, ऊपर से अनुवृत्ति लाने के लिए। और तीसरा बिना ही चकार के जो पद अनुवृत्ति जाते हैं ना आगे आगे वाले सूत्रों में, तो वो तीसरा हो गया है जी। प्रतियोगम, प्रत्येक सूत्र में, प्रतियोगम का अर्थ है प्रत्येक सूत्र में, तस्य अनिर्देशार्था, उस पद का निर्देश ना करना पड़े, योगे योगे उपतिष्ठते, प्रत्येक सूत्र में उपस्थित होता जाता है। प्रयोजन है तस्य अनिर्देशार्थ, उसका निर्देश ना करना पड़े। और हाँ, तो तद यदा एष पक्ष, तब तो उस समय, यदा मानी जब, एषा पक्ष ये पक्ष है, अधिकार प्रतियोगम तस्य निर्देशार्थ, तदा ही यदेवद पुरस्ताद अवयवषष्ठ्यर्थम एतद उत्तरत्र अनुवृत्तम सच स्थाने योगार्थम भविष्यति। ऊपर वाले सूत्र में तो वो अवयवषष्ठी के लिए था और आगे वाले सूत्र में आकर के वो स्थान षष्ठी के लिए हो जाएगा। ठीक है, एतद उत्तरत्र अनुवृत्तम तदा ही यदेवद पुरस्ताद अवयवषष्ठ्यर्थम, पहले वाले सूत्र में तो अवयवषष्ठी के लिए था। शब्दाधिकार आश्रयिष्यते, शब्दाधिकार ले लेंगे, चिन्ह तो लगा दिया, उस शब्द का अधिकार कर लेंगे। यदेवद पुरस्ताद अवयवषष्ठ्यर्थम, अवयवषष्ठी के लिए, एतद उत्तरत्र अनुवृत्तम सत, अनुवर्तमान होता हुआ स्थानीय योगार्थम भविष्यति। ये कह रहे हैं ना, यदेवद पुरस्ताद अवयवषष्ठ्यर्थम प्रकृतम, पहले जो अवयवषष्ठी के लिए प्रस्तुत है वो उत्तरत्र अनुवृत्तम सत, आगे अनुवर्तमान होता हुआ स्थानीय योगार्थम भविष्यति, स्थानीय योग के लिए हो जाएगा वो अगले वाले सूत्रों में।
स्वरितत्व प्रतिज्ञानाद उत्तरेषु योगेषु तत्शब्द से अनुमानम भवतु लिंगासंगस्तु अनुच्चारितस्य कथम स्यात् संप्रत्य मात्रम एतद् भवति नहीं अनुच्चारी शब्दम लिंगम शक्यम आसंक्तुम। ये ज्यादा छपा हुआ है ना, स आसंक्तुम। आसंक्तुम में स आपकी पुस्तक में है, गए के बाद स भी छपा हुआ है, स नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने ये कहा कार्यकाले स्विषय सर्वशास्त्रैक वाक्यत्वात् एवं मुक्ति ही। संप्रत्य मात्र में तद्भवती। ये संप्रत्य मात्र होता है, ये ज्ञान मात्र होता है। कहते हैं आप जैसे सोच रहे हो ना, ऐसे कर लेंगे ऐसे कर लेंगे, ये केवल आपके कल्पना है। नहीं अनुच्चारी शब्दम लिंगम शक्यम आसंक्तुम, बिना उच्चारण किए लिंग नहीं लगाया जा सकता। अवयव षष्ठी के लिए जो था आगे उसको स्थान षष्ठी के लिए बना लेंगे, लिंग कैसे लगाओगे? हैं? स्वरितत्व प्रतिज्ञानाद उत्तरेषु योगेषु तत्शब्द से अनुमानम भवतु। स्वरितत्व प्रतिज्ञान से उत्तर योगों में उस शब्द का अनुमान हो जाए। लिंगासंगस्तु अनुच्चारित कथम स्यात्, अनुच्चारित का लिंग योग नहीं हो सकता है। नहीं अनुच्चार्य शब्दम लिंगम शक्यम आसंक्तुम, इसका कर्ता कौन है? इस आसंक्तुम क्रिया का अनुच्चारण करके नहीं अनुच्चार्य शब्दम लिंगम शक्यम आसंक्तुम आचार्येण, आचार्य के द्वारा लिंग नहीं लगाया जा सकता। वो तो उच्चारण के द्वारा ही लिंग लग सकता है। नहीं अनुच्चार्य शब्दम लिंगम शक्यम आसंक्तुम, ठीक है। एवं तरी आदेशे तल्लिंगम करिष्यते, करिष्यते अस्माभिः। अच्छा, तो आदेश में वो लिंग लगा देंगे। जैसे वहां पर उदुप दयागोआ में ऊत आदेश है ना, तो उस आदेश में वो लिंग लगा देंगे और तत्प्रकृति में आस्कंस्यति, वो लिंग प्रकृति को प्राप्त हो जाएगा। आस्कंस्यति आदेश में लगाएंगे तो साहो जो ये सा आदेश है उसमें लिंग, हाँ हाँ प्रसंग उसका है, ठीक है आपकी बात। हाँ। तो शाह में जो शाह है, सास के स्थान में जो शाह आदेश हो रहा है ना, तो उस शाह को आदेश को उस लिंग से युक्त कर देंगे और वो अपने अनुरूप स्थानी का आक्षेप कर लेगा। आदेशे तल्लिंगम करिष्यते, आदेश में वो शाह आदेश में वो लिंग कर देंगे। ठीक है। करिष्यते अस्माभिः कर्मवाच्य का प्रयोग है। आदेश में वो लिंग कर दिया जाएगा। तत्प्रकृति में आस्कंसी तल्लिंगम, और वो जो लिंग है प्रकृति में आस्कंस्यन्ति, वो अपनी प्रकृति को, सा जो है अपनी प्रकृति सास, यहाँ तो सास है ना। आदेश लिंगा संगात तस्य च षष्ठी अभावात, षष्ठी तो है नहीं। संबंध संबद्ध स्थानिनो लिंग कार्यम फलिष्यति, उससे संबद्ध तत्संबद्ध स्थानी का लिंग कार्य फलित हो जाएगा। तो प्रकृति मास्कंस्यति है, तत्प्रकृति
प्रकृति मास्कंद स्थिति माने सास प्रकृति, प्रकृति में अपनी प्रकृति को वो प्राप्त कर जाएगा। जैसे प्रकृति में सास है ना जी, उसको प्राप्त हो जाएगा। यदि नियमा क्रियते, यदि नियम करते हो, कैसा नियम? अंगसिति स्थान षष्ठी। यदि नियमा से मैंने स्थान निमित्त संबंधार्थकत्व नियम, स्थान निमित्त संबंधार्थकत्व नियम करते हो तो यत्र एका षष्ठी अनेकम च विशेष्यम तत्र न सिद्ध्यति। जहाँ एक षष्ठी है, जैसे अंगस से एक षष्ठी है, गुरुजी ऐसी स्थिति में जो सा में चिन्ह लगाएंगे, हाँ, तो वो अपने ऊपर में आने वाला जो सास है वो अवयव षष्ठी था, उस अवयव षष्ठी को बदल दे करके स्थान षष्ठी बना, बदल कर स्थान षष्ठी में ग्रहण करा देगा। जी। तो कहते यदि नियम करते हो तो यत्र एका षष्ठी, अंगस इत्यादि एक षष्ठी है, अनेकम च विशेष्यम, अनेक विशेष्य होते हैं, वहां सिद्ध होगा। स्थान निमित्त संबंधार्थकत्व नियम नहीं बनेगा। अनेक विशेष्यम का मतलब प्रसंग रूपम अवयव रूपम से। उद्योग देखिए इसमें दी है इसकी व्याख्या। यदि नियमा क्रियते यत्र एका षष्ठी अनेकम च विशेष्यम, जैसे अंगस्य, पदस्य, भस्य इत्यादि जो सूत्र है ना, उनकी बात कह रहे हैं। यत्र एका षष्ठी विशेष्यम, यत्र एका षष्ठी अनेकम च विशेष्यम तत्र न सिद्ध्यति। अनेकम विशेष्यम पर लिखा है यदि नियमा क्रियते, यदि नियम करते हो, स्थान निमित्त संबंधार्थकत्व नियम, मानी स्थान निमित्त संबंध अर्थ वाला नियम करते हो कि वहां षष्ठी का अर्थ स्थान लेना है, ऐसा नियम कर देते हो तो यत अनेकम विशेष्यम, यत्र एका षष्ठी अनेकम च विशेष्यम तत्र न सिद्ध्यति। एक षष्ठी हो और अनेक विशेष्य हो। अनेक विशेष्य का अर्थ है वो प्रसंग रूप या अवयव रूप। स्थान रूप, प्रसंग रूप तो स्थान रूप है और अवयव रूप है। यत्र अनेकम विशेष्यम, एका षष्ठी अनेकम च विशेष्यम तत्र न सिद्ध्यति। जैसे साहव सूत्र है ना, ये स्थान रूप विशेष्य है। एक षष्ठी अनेकम च विशेष्यम, स्थान रूप। और दूसरा है, भाष्य में ही दिया है दूसरा, तो अंगस्य हला अणा संप्रसारण से। यहाँ पर षष्ठी तो एक है, अंगस्य, हलपि विशेष्य, अणपि विशेष्य, संप्रसारणमपि विशेष्यम। यहाँ कैसे करेंगे? असति पुनर्नियमे कामचारा। यहाँ पर नियम न होने पर कामचार होगा। एक या षष्ठ्या अनेकम विशेषितुम, एक ही षष्ठी के द्वारा अनेक को विशेषित करने में कामचार होगा। जैसे देवदत्त से पुत्र पाणी कंबला, ऐसा कामचार होता है। तस्मान्नार्थ नियमेन, इसलिए नियम करने से कोई लाभ नहीं। यहाँ पर देख लीजिए, तत्र न सिद्ध्यति, अवयवादि निमित्त संबंधार्थकत्व न सिद्ध्यति। तत्र न सिद्ध्यति मानी अवयवादि निमित्त जो संबंधार्थकत्व है वो नहीं सिद्ध होगा। उसको दिखा रहे हैं। अंगस्य हला अण संप्रसारण, चार पद है ना। हला की अनुवृत्ति है, नहीं हला में तो बता ही रहे हैं। अंगस्य हला, हला सूत्र में बता रहे हैं। अंगस्य की अनुवृत्ति, अण की अनुवृत्ति है, संप्रसारण से की अनुवृत्ति है। और हल भी विशेष्य है, अण भी विशेष्य है, संप्रसारण भी विशेष्य है। असति पुनर्नियमे कामचारा एक या षष्ठ्या अनेकम विशेषयितुम। और जब नियम नहीं होगा तो कामचार होगा, एक षष्ठी के द्वारा अनेक को विशेषित करना। जैसे देवदत्त से एक षष्ठी है, पुत्र पाणी कमला तीन है, तीनों को विशेषित कर देते हैं।
हल इति सूत्रे तृतीय दीर्घ व्यावृत्त्यर्थम अणग्रहणस्य अपि संबंधात् तत्र लोन्त्यसिति एक वाक्यतया अंगावयवाद हलापरम यद यद अंगान्त्य अवयव अणरूपम संप्रसारणम तस्य दीर्घा इति सूत्रार्थ। उद्योत देखिए, अणपि विशेष्य संप्रसारणमपि विशेष्यम हलपि विशेष्य अंगशैला अण संप्रसारण से जो सूत्र है ना 6-4 का दूसरा नंबर सूत्र है अंगस्य हला, उस सूत्र में अणा की भी अनुवृत्ति आ रही है ढल पूर्व से दीर्घोणा और संप्रसारण से की भी अनुवृत्ति आ रही है। अण की अनुवृत्ति इसलिए लाते हैं वहां पर तृतीय शब्द में जो री होता है ना त्रे संप्रसारणम च तृतीय रूप बनाते हैं तो त्रि को दीर्घ ना हो री को, पता है त्रे संप्रसारणम च बनाते हैं ना, त्रि शब्द के संप्रसारण करेंगे तो र को री करते हैं, ई को पूर्व रूप करते हैं, तो इस री को फिर दीर्घ ना हो त्रे संप्रसारणम च तृतीय रूप बनाते हैं त्रि। तो तत्र अलोन्त्य से एक वाक्यतया और अलोन्त्य से भी उपस्थित होगा अंगावयवात हला परम, अंग के अवयव हल से परे यद अंग अंत्यावय अणरूपम संप्राणम तस्य दीर्घा तत्र अंगस्य इत्यस्य शाहो इत्यादि स्थान षष्ठित्वे अंगस्य इत्यादो इत्यस्य शाहो इत्यादि में स्थान षष्ठित्वे हलादि निरूपितम अवयव षष्ठित्व न सिद्धेत। हलादि निरूपित जो अवयव षष्ठित्व है वो सिद्ध नहीं होगा। स्थान इति अंगस्य इति स्थान षष्ठित्वाद विशेषण विशेष भाव न प्रकल्पते। स्थान षष्ठी होने से जो विशेषण विशेष्य भाव है तत्वाद हल इत्यादि न अवयववाचकेन विशेषण विशेष्य भाव न स्यात्। लिंग की बात चला रखी है ना इन्होंने, विशिष्टा व षष्ठी स्थाने योगा, ये चौथा समाधान चल रहा है 410 पर जो दिया। किंचित लिंगम आसज्य वक्ष्यामि इत्थम लिंगा षष्ठी स्थाने योगा भवति न च तल्लिंगम अवयव षष्ठ्यादिषु करिष्यते यद्यं सासैदं हलो शाहौ शासी ग्रहणं कर्तव्यं स्थाने योगार्थम लिंगम आसंक्तुम लिंगम आसंक्ष्यामि इति। सासिदं हलो शाहौ सूत्र में एक बार और सास ग्रहण करना पड़ेगा जिससे कि मैं वो लिंग लगा सकूं। तो इस पर इन्होंने कहा कि लिंग वहीं लगा देंगे और उसकी अनुवृत्ति ले लेंगे। तद यदा एष पक्ष, जब ये पक्ष रहता है, कौन सा पक्ष 410 पर भाष्यकार कह रहे हैं अधिकारा प्रतियोगम तस्य निर्देशार्थ तदा यदेवद पुरस्ताद अवयव षष्ठ्यर्थम, जो ऊपर वाले सूत्र में सास इदंग हलो, ऊपर वाले सूत्र में यदेवद पुरस्ताद अवयव षष्ठ्यर्थम सास की उपधा ऐसा अर्थ होता है ना, तो वहां तो अवयव षष्ठी के लिए है। एतद उत्तरत्र अनुवृत्तम सद स्थाने योगार्थम भविष्यति, सास के स्थान में शाह होता है ऐसा अर्थ हो जाता है। यदेवद पुरस्ताद अवयव षष्ठ्यर्थम तद उत्तरत्र अनुवृत्तम सद स्थाने योगार्थम भविष्यति। संप्रत्यय मात्र में तद भवति, केवल विचार मात्र, आप कैसे कर लेंगे ऐसे कर लेंगे, ज्ञान मात्र है आपका ये, ठीक है। ये आपका संप्रत्यय मात्र नहीं, अनुच्चारी शब्दम लिंगम शक्यम आसंक्तम, बिना उच्चारण के लिंग कैसे लगाएंगे। तो कहते हैं एमतरी आदेशे तल्लिंगम करिष्यते अस्माभिः, आदेश में वो लिंग कर लेंगे। तत्प्रकृति में आस्कंस्यति, वो अपनी प्रकृति को वो लिंग तत्प्रकृति में आस्कंस्यति, प्रकृति को प्राप्त हो जाएगा। प्रकृति है सास,
कैसे प्राप्त हो जाएगा, मतलब इसमें तो कोई प्रयोजन नहीं है? इसका प्रयोजन नहीं तो प्रकृति में प्राप्त हो जाएगा। यदि नियमा क्रियते विशिष्टा इत्थम लिंगा षष्ठी स्थानीय होगा भवती, यदि नियमा क्रियते, अच्छा ये तो पूरा प्रकरण खत्म कर दिया, विशिष्टा व षष्ठी स्थानीय होगा है। अब इस सूत्र को नियमार्थ माना था ना, अब एक नई बात चला रहे हैं, सूत्र को अनावश्यक सिद्ध ठहराएंगे। प्रत्याख्यान, यदि नियम कर रहे हो तो एक षष्ठी, जहां एक षष्ठी है, ये यहां पर इसको फुल स्टॉप कर दिया। ये जो है ना लिंग वाली जो समस्या थी, एवं तरी आदेशे तल्लिंगम करिष्यते तत्प्रकृति में आस्कंस्यति है। आदेश में लिंग का असंग करने से तस्य च फलाभावात है ना, षष्ठी अभावात। अच्छा, तस्य च वो लिंग आदेश लिंगासंगात, आदेश में लिंग का आसंग करने से तस्य च षष्ठी अभावात, और वहाँ षष्ठी है नहीं, सा है ना, सास है षष्ठी, तो तत्संबद्ध स्थानिनो लिंग कार्यम फलिष्यति। आदेश में लिंग का आसंग करेंगे, तस्य च षष्ठी अभावात, तत्संबद्ध स्थानी जो है ना उसमें लिंग कार्य फलित होगा। तत्संबद्ध स्थानी में लिंग कार्य फलीभूत होगा। इसमें आदेश में लिंक करेंगे कि इससे संबंधित जो स्थानीय है उसमें स्थान षष्ठी है, वो तो स्थानीय बनेगा ही तब जब वो उसके स्थान में आएगा। नहीं, सा में वो लिंक किया ना जी, और शास में षष्ठी है। हाँ, सास में षष्ठी है, तो तस्य च षष्ठी अभावात, वो उसमें सा में तो षष्ठी नहीं है। प्रदीप ये कह रहा है तत्संबद्ध, सा से संबद्ध जो सास है उसमें उस लिंग को पहुंचा देंगे। उदाहरणों को देखकर ऐसे कर लेंगे। तत्संबंध स्थानीय का है ना, हाँ, तो स्थानीय बनेगा ही तब जब वो स्थान षष्ठी होगी ना, तो वैसे व्याख्यान से कर लेंगे कुछ है? जो और मतलब इसमें हो सकता है, और प्रकृति को कैसे वो संगत हो जाएगा आदेश में किया हुआ लिंग। प्रकृति में आस्कंस्यति, आस्कंदन क्या होता है? प्राप्त होना। गति प्राप्ति, आस्कंस्यति, तत्प्रकृति में आस्कंस्यति। ऐसे कह रखा है कि जहाँ जहाँ स्थान षष्ठी है वहाँ पर हम लिंग लगाएंगे, तो जहाँ लिंग देखे वहाँ समझे कि स्थान षष्ठी है, और यहाँ पर लिंग तो है परंतु षष्ठी नहीं है। लिंग तो है पर षष्ठी नहीं है, तो उससे संबद्ध कोई शब्द है ना, जो षष्ठी है उसको मान लेंगे कि स्थान षष्ठी है। अब ये कह रहे हैं यदि नियम करते हो, इस सूत्र में नियम करते हो, तो यत्र एका षष्ठी अनेकम च विशेष्यम तत्र न सिद्ध्यति। अंगस्य हल अण संप्रसारणम हलपि विशेष्य अणपि विशेष्य संप्रसारणमपि विशेष्यम असति पुनर्नियमे कामचार एकया षष्ठ्यानेकम विशेषयितुम। षष्ठी नियम न होने पर कामचार होता है, एक षष्ठी के द्वारा अनेक को विशेषित करने में। देवदत्त पुत्र पाणी कंबला तस्मन अर्थो नियमेन, इसलिए नियम की तो जरूरत नहीं। ननोचोक्तम एक शतम षष्ठ्यर्था यावंतो वा ते सर्वे षष्ठ्याम उच्चारितायाम प्राप्नुवन्ति। अभी जो कहा था ना पीछे कहा था कि 101 षष्ठी के अर्थ है या जितने भी हैं षष्ठी का उच्चारण करते ही सारे प्राप्त होंगे। नैष दोषा यद्यपि लोके बहवो अभिसंबंधा। षष्ठी का अर्थ होता है मुख्य रूप से संबंध, और उसको बताने के लिए बहुत सारे संबंध हैं। बहवो अभिसंबंधा
तन निरूप का, संबंध निरूप का। भयो अभिसंबंधा का अर्थ है संबंध के निरूपक। 8 नंबर। ये तस्मान्नार्थो नियम है न, कैसे गुरु जी? नियम से तो दिक्कत ही होने लगी ना, इसलिए नार्थो नियम है। क्या दिक्कत? जहां एक षष्ठी है और अनेक विशेष्य हैं, वहां पर दिक्कत आ रही है। अंगस से हला अणा संसारणम से, यहाँ पर अंगस से ये भी विशेष्य है और अण भी विशेष्य है, संसारण भी विशेष्य है। एक षष्ठी का मतलब यत्र यदि नियमा क्रियते यत्र एका षष्ठी अनेकम च विशेष्यम। विशेष्य तो अनेक हैं, षष्ठी एक है, माने क्या एक षष्ठी? स्थान षष्ठी। यदि नियमा क्रियते यत्र एका षष्ठी अनेकम च विशेष्यम। एका षष्ठी माने अंगस्य एक षष्ठी है अपने पास, और पदस्य एक षष्ठी है, भस्य एक षष्ठी है। अनेकम च विशेष्यम, और उसके अनेक विशेष्य हैं। तो तत्र न सिद्ध्यति अंगस्य हल अण संप्रसारणस्य हलपि विशेष्य अणपि विशेष्य संप्रसारणमपि विशेष्यम। असति पुनर्नियमे कामचारा। जब हम नियम नहीं करेंगे तो एक षष्ठी के द्वारा अनेकों को विशेषित करने के लिए हम समर्थ होते हैं। जैसे देवदत्तस्य पुत्र पाणी कंबला है, एक षष्ठी है देवदत्तस्य, और अनेक विशेष्य हैं, उनको हम विशेषित करने में सक्षम होते हैं। देवदत्त का पुत्र, देवदत्त का पाणी, देवदत्त का कंबल। तो यहाँ पर भी इसी तरह से यदि हम नियम कर देंगे अंगसिति स्थान षष्ठीत्वात्, विशेषण विशेष्य भाव नहीं बनेगा। फिर अंगस से एक षष्ठी है और वो बन गई स्थान षष्ठी, तो उस एक स्थान षष्ठी के द्वारा हम इसको विशेषित नहीं कर सकेंगे। जो हला संप्रसारण से अणा इत्यादि को विशेष नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अंगस से फिर इनके साथ कैसे स्थान षष्ठी हो गई, तो फिर विशेषण विशेष भाव कैसे बनेगा? ये दिया ना, ये अंगस से प्रदीप ने दिया है। अंगस इति स्थान षष्ठीत्वाद विशेषण विशेष भाव न प्रकल्पते। अंगस से स्थान षष्ठी होने से विशेषण विशेष भाव प्रकल्पित नहीं होता। देवदत्तस्य में संबंध सामान्य का उपक्रम है, और बाद में पदांतर सन्निधि में विशेष का अवसाय हो जाता है, विशेष का निश्चय हो जाता है। देवदत्त का पुत्र, यहाँ उसका जन्य जनक संबंध, ये सामान्य षष्ठी है पहले देवदत्त में, और पदांतर संबंध मानी पुत्र पाणी कंबल के साथ विशेष का निश्चय हो जाता है, विशेषावसाया। जैसे तत्तद अन्वयी अर्थक पद कल्पनाया, उसमें जो अन्वयी उसके योग्य जो पद की कल्पना कर लेंगे। देवदत्त से पुत्र, देवदत्त से पाणी अवयव अवयवी कल्पना हो जाएगी, स्वस्वामी संबंध की कल्पना हो जाएगी। देवदत्त से कंबला, तो इन्होंने ये दिखाया कि अनेकम विशेष्यम, हमारे पास अनेक विशेष्य हैं, स्थान रूप भी है इनमें से और कुछ अवयव रूप भी हैं। जैसे अंगस्य के साथ ये जो विशेष्य हैं हला अणा संप्रसारण, इसमें कुछ तो ऐसे हैं जो स्थान रूप है, कुछ विशेष्य की बात है। ये जो विशेष्य है ना वो स्थान रूप और कुछ है अवयव रूप। जैसे हम यूं कहेंगे अंग का अवयव जो हल
उससे उत्तर जो संप्रसारण, संप्रसारण रूप जो अण, अंग का अवयव हल, उससे उत्तर संप्रसारण रूप जो अण, उसको दीर्घ होता है, अण को दीर्घ होता है, संप्रसारण रूप अण को दीर्घ होता है, संप्रसारण रूप अण के स्थान में दीर्घ होता है। तो अनेकम विशेष्यम प्रसंग रूपम अवयव रूपम च, जैसे प्रसंग रूप विशेष्य साहव इत्यादि अंत्यम तो भाष्य वक्ष्यते। नागेश ने इसकी व्याख्या करते हुए अनेकम विशेष्यम पर यह लिखा प्रसंग रूपम अवयव रूपम च। प्रसंग रूप जो है ये दो दिखाए, अनेकम विशेष्यम प्रसंग रूपम अवयव रूपम। तत्र आद्यम साहव इत्यादि, आद्यम माने प्रसंग रूपम, प्रसंग रूप जो है वो साहव इत्यादि में, अंत्यम अवयव रूपम जो है वो भाष्य में ही कहेंगे। तत्र न सिद्ध्यति अवयवादि निमित्त संबंधार्थकत्वम न सिद्ध्यति, अवयवादि निमित्त वाले जो संबंध अर्थ है वो नहीं बनेगा। तत्र अलोन्त्यस्य इति एक वाक्यतया, आगे नागेश लिखता है अलोन्त्यस्य इति एक वाक्यतया अंगावयवाद हला परम यद अंगान्त्य अवयव अण रूपम संसारणम तस्य दीर्घा, ऐसा सूत्रार्थ बनता है। और अंगस्य साहव में अंगस्य साहव इत्यादो स्थान षष्ठित्वे हलादि निरूपितम अवयव षष्ठित्व न सिद्धेत, हलादि निरूपित जो अवयव षष्ठित्व है वो सिद्ध नहीं होगा। स्थान निरूपित, स्थान षष्ठित्वाद विशेषण विशेष भाव न प्रकल्पते अंगस्य के साथ, तो उस पर लिखा है नागेश ने तत्वात्, तत्वात् माने स्थान निमित्तकत्वात् हला इत्यादि ना अवयववाचकेन, हला इत्यादि जो अवयववाचक है, हल का तत्वाद हला इत्यादि ना अवयववाचकेन विशेषण विशेष भाव, अवयववाचक अंग का अवयव हल विशेषण विशेष भाव नहीं बनेगा। स्थान षष्ठित्वात्, अच्छा जहां एक ही षष्ठी है उसको हम, इनका कहने का भाव ये है कि अंगस्य ये अपने पास एक षष्ठी है, पर उसी षष्ठी को कभी कभी हमें अवयव षष्ठी के रूप में भी देखना पड़ता है। वो षष्ठी तो एक ही है अंगस्य, पर उसी षष्ठी को कभी कभी हमें अवयव संबंध वाला भी देखना पड़ता है। यदि सब जगह स्थान षष्ठी से ही काम चल जाता ना तब तो आपत्ति नहीं थी, पर उसी एक षष्ठी को किसी सूत्र में तो स्थान षष्ठी और कहीं कहीं उसको अवयव षष्ठी के रूप में भी देखना पड़ता है। तो षष्ठी तो एक ही है और आपने नियम कर दिया कि अनियत संबंध में जो है स्थान षष्ठी होती है, तो स्थान षष्ठी होगी तो फिर विशेष विशेष भाव नहीं बनेगा। जो अवयव निरूपित अन्य जो संबंध है ना वो नहीं बनेंगे। अंग का अवयव हल ऐसा नहीं कह सकते। जो ये विशेषण विशेष भाव हम बना रहे हैं अंग का अवयव हल, ऐसा नहीं बनेगा। स्थान षष्ठी होगी अंग से, तो फिर अंग का अवयव जो हल ऐसा अर्थ नहीं कर सकेंगे हम, ऐसा बता रहे हैं। अंगस्य जो है वो एक स्थान षष्ठी है और स्थान षष्ठी होने से अब उसको हम अवयव षष्ठी के रूप में कहीं पर नहीं जोड़ सकेंगे और वो भी जोड़ना पड़ता है। स्थान षष्ठी के साथ अवयव षष्ठी भी इसको रखना पड़ता है। सापेक्ष गुरुजी नहीं देखते उसमें? सापेक्ष देखना चाहिए वहाँ तो, कि अंग जो है जहाँ अनियत हो वहाँ, और जिसके सापेक्ष कोई संबंध बनता हो वहाँ संबंध ले लेंगे कोई अवयव षष्ठी। आप ये कह रहे हो कि जहाँ जैसा जरूरत है ले लेंगे, पर ऐसे इन्होंने निर्धारण किया ना, नियम कर दिया ना, जैसे अनियत योग वाली षष्ठी, अनियत योग वाली तो हो गई अंग से, अवयव संबंध भी
इसका एक अर्थ निकल रहा है कहीं कहीं, और स्थान संबंध भी तो अनियत हो गया ना, नियत थोड़ी रहे, अनियत योग वाली है तो फिर स्थान अर्थ ही निश्चित हो गया, स्थान हो गया तो फिर विशेषण विशेष भाव नहीं बनेगा, ऐसा कह रहे हैं। और यदि नियम ना हो तो एक षष्ठी है अपने पास और अनेक विशेष्य है, तो वैसा वैसा हम कल्पना कर लेंगे, कहीं संबंध बना लेंगे, कहीं कुछ और जो अभीष्ट है वो ले लेंगे। तो नियम करने में आपत्ति दिखा रहे इस तरह से। गुरुजी, ये उदाहरण है जो हल सूत्र का, उसमें अंगस्य इस सूत्र में ही देखेंगे तो अंगस्य अवयव षष्ठी ले लेंगे। अंग का अवयव जो हल से उत्तर एक षष्ठी है ना अंगस्य, यहाँ पर उसका स्थान षष्ठित्व निश्चित करें या अवयव षष्ठित्व निश्चित करें? अवयव षष्ठित्व निश्चित करें। तो फिर आगे वाले सूत्रों में नहीं, एक सूत्र का ही बता रहे हैं ना कि एक सूत्र में विशेष्य नहीं, एक षष्ठी, एक षष्ठी, एक षष्ठी अंगस्य है और वो इतने सारे सूत्रों में जा रही है 7वें अध्याय तक। तो इसको यदि हम स्थान षष्ठी कर देंगे तो वो कहीं पर इसको संबंध षष्ठी के रूप में हम नहीं रख सकेंगे। फिर ये तो एक ही सूत्र में दिखा रही है। सूत्र तो एक है पर यहाँ से लेकर 7वें अध्याय तक की बात है। मतलब एक ही जगह पर दो अर्थ, अलग सूत्र में तो दूसरा अर्थ भी निकाल सकते हैं ना? नहीं, एक ही सूत्र में यहाँ दो जो अर्थ अंगस्य है ना, अपना अंगस्य, इसको पहले निर्धारित करेंगे कि ये स्थान षष्ठी है या संबंध षष्ठी, अवयव षष्ठी है। यदि अवयव षष्ठी है तब तो ये स्थान षष्ठी नहीं बनेगी, और यदि स्थान षष्ठी बता दिया तो फिर अवयव षष्ठी नहीं बनेगी। ये समस्या है। अंगस्य जो षष्ठी है एक, ये यदि संबंध षष्ठी है तो कई जगह इसको स्थान षष्ठी रखना पड़ता है, तो वो नहीं बनेगी। और यदि इसको आप ये कहते हो कि ये अनियत संबंध है तो फिर स्थान षष्ठी हो जाएगी। स्थान षष्ठी हो जाएगी तो फिर वो अवयव षष्ठी नहीं बनेगी, संबंध षष्ठी नहीं बनेगी। तो ये समस्या दिखा रहे हैं। और इसमें जो है गुरु जी, हाँ, ये जो हल्ला सूत्र है इसमें काशिका में ये लिख रखा है कि अंगाद अंग अवयवाद हल हो यद उत्तरम संप्रसारणम तदंतस्य अंगस्य दीर्घो भवति। तो यहाँ पे स्थान षष्ठी भी ले रहे हैं और अवयव षष्ठी भी ले रहे हैं। हाँ, दो ले रहे जी। तो एक ही सूत्र में दो प्रकार से उसको जोड़ रहे हैं। हाँ, वो अंगस्य की आवृत्ति की गई है। काशिका में गुरुजी वहाँ अण की भी संबंध नहीं लगाया गया है और महाभाष्यकार अण को और ले रहे हैं। 2 बार आवृत्ति की गई है ना, वहाँ लिखा भी है काशिका में अंगस्य आवर्तितव्यम। हाँ, एक तो काशिका में अण नहीं ले रहे हैं, महाभाष्य में अण को गृहीत। तृतीय उदाहरण जो है ना, उसको हटाने के लिए अण तो काशिका में भी दिया है, अण इत्तेव दिया है। तृतीय अर्थ में कहा वो तो प्रत्युदाहरण दे दिया तो दे ही दिया। हाँ, वो अर्थ पूरा करने के लिए अण को भी जोड़ना होगा। ये जी, जब प्रत्युदाहरण में दे दिया है ना, हाँ, तो समझो दे दिया, मान्य है, मान लिया है। हाँ, प्रति उदाहरण को न देखते हुए सूत्रार्थ पर देखेंगे तो गलत होगा, वो कह रहा था जी। त्रे संप्रसारणम त्रि हो गया, तृतीय, तीय प्रत्यय होता है, त्रि को संप्रसारण, तृतीय संप्रसारण किया ना त्रि। यदि अण नहीं लाएंगे तो फिर यहाँ पर री को दीर्घ होने लगेगा। र को री संप्रसारण किया, ई को संप्रसारणात् से पूर्व हो गया। अंग का अवयव हल, ये अंग का अवयव हल जो बन रहा है ना, ये संबंध षष्ठी होगी। उससे उत्तर जो संप्रसारण तदन, उससे उत्तर जो संप्रसारण अण, तदंत अंग को दीर्घ होता है, फिर स्थान षष्ठी कर दी। शूना आदि ले लीजिए, हूत है, वे धातु है, ऊ, अंग का अवयव हल, अंग का अवयव हल हकार है, उससे उत्तर संप्रसारण ऊ है, फिर ऐसे संप्रसारणांत अंग को दीर्घ होता है। संप्रसारणांत अंग तो ऐसा बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर ये, नहीं तो देखो यहां पर भी होने लगेगा। जैसे व्यद है और विद बन गया,
तो अंग का अवयव हल, वह उससे उत्तर संप्रसारण ई, उसको दीर्घ होता है। यदि ऐसा अर्थ करें तो फिर ई में भी दीर्घ होने लगेगा। तो हमारे को ये तो अंग तो दोबारा रिपीट करना ही पड़ता है। अंग का अवयव हल, उससे उत्तर संप्रसारण, तदंत अंग को दीर्घ होता है। तो एक तरफ अवयव षष्ठी कर रहे हैं, फिर दूसरी तरफ स्थान षष्ठी भी कर रहे हैं। और इसी को कैयटन ने लिखा है, अंगस्थिति स्थान षष्ठीत्वाद विशेषण विशेष्य भाव न प्रकल्पते। अंगस से जो है स्थान षष्ठी हो गई, अब संबंध षष्ठी हम नहीं बना सकते, अंगस्य में संबंध षष्ठी नहीं बना सकते जी। इस संदर्भ में पहले इसका तो खंडन कर ही चुके हैं, फिर दोबारा वही बात क्यों कह रहे हैं यहाँ पर? खंडन का मतलब यदि ये नियम सूत्र है तो अवयव षष्ठी आदि में समस्या आएगी। 409 पृष्ठ में जो कहा था ना जी। हाँ, तो उसमें इतने तो कहा था कि समस्या आएगी सास दंग हलो आदि में, तो उत्तर दिया अवयव षष्ठी आदि नाम अप्राप्ति योग से असंदिग्धत्वात्, वहां नहीं समस्या आएगी क्योंकि वहां तो असंदिग्ध है जी। सास में सास दंग हलो और उदुब्ध है गोवा में समस्या नहीं आएगी क्योंकि वहां संबंध निश्चित है। संबंध षष्ठी जहां तक बनेगी वहां स्थान षष्ठी नहीं बनेगी। संबंध षष्ठी जहां तक बनने की संभावना है ना, वहां स्थान षष्ठी नहीं बनेगी। संबंध षष्ठी या रास्ता मार्ग छोड़ देगी तब स्थान षष्ठी बनेगी। संबंध षष्ठी जहां तक संभावना है कि साफ साफ अर्थ संगत हो रहा है हमारा, तो स्थान षष्ठी नहीं बनती। अब अंगस्य हला, यहाँ पर दिक्कत आ गई। अंगस्य, ये जो अधिकार सूत्र है ना, अंगस्य पदस्य भस्य, अब ये एक ही षष्ठी है। इसको आप या तो आप संबंध षष्ठी के रूप में रख लीजिए या स्थान षष्ठी के रूप में रख लीजिए। उसको भाष्यकार उठा रहे हैं कि एक यत्र एका षष्ठी अनेकम च विशेष्यम, और वो अनेक विशेष्य होते हैं, तो वहां पर आप अंगस्य को यदि आप स्थान षष्ठी रख लिया, स्थान षष्ठी भी रखते हैं, तो वो उसको आप विशेषित नहीं कर सकते संबंध षष्ठी के रूप में नहीं, क्योंकि आपने कह दिया कि जहां पर संशय हो रहा है वहां स्थान षष्ठी को महत्व दो। संशय स्थल में स्थान षष्ठी को प्रमुखता दो, और संशय नहीं है तो वहां संबंध षष्ठी है ही, फिर तो वहां कोई बात ही नहीं है। यानी यहाँ संशय स्थल है, इसलिए इसको अलग से उसी बात को बता रहे हैं। हाँ, संशय स्थल इस तरह बन गया ना कि अंगस्य जो है एक ही षष्ठी है, वो स्थान षष्ठी भी बनने जा रही है और संबंध षष्ठी भी बनने जा रही है, तो क्या करेंगे? तो जहाँ दोनों की उपस्थिति है तो स्थान षष्ठी लग जाएगी। स्थान षष्ठी लग जाएगी तो फिर वो विशेषण विशेष भाव नहीं बनेगा, संबंध षष्ठी नहीं बन सकती। तो उस स्थिति में फिर व्याख्यान करके उसको समझ लेंगे ना जी, क्योंकि नहीं बन रहा है तो वहाँ जहाँ तो ये इसलिए तो कहा व्याख्यान ही जब करना है तो कर लो, इसको सूत्र की क्या जरूरत है। जैसे असति पुनर्नियमे कामचारा एकया षष्ठ्यानेकम विशेषयितुम देवदत्त से पुत्रा पाणी कमला, इसकी जरूरत ही नहीं है। फिर अवयववाचक जो हल शब्द है ना जी, गुरुजी ये जो यदि नियम क्रियते यत्र, यत्र शब्द से यत्र प्रकरण आप ले रहे हैं गुरुजी। यदि नियमा क्रियते यत्र एका षष्ठी अनेकम च विशेष्यम, यत्र प्रकरण अर्थात पूरा अंगस्य के प्रकरण में एक ही षष्ठी है अंगस्य, और वो ऐसे लेकर के चल रहे हैं। प्रकरण ले लो, सूत्र ले लो, उसमें तो कोई बात नहीं। सूत्र लेंगे तो फिर अंगस्य सूत्र एक को ले रहे हैं। यत्र सूत्रे एका षष्ठी अनेकम च विशेष्यम तत्र न सिद्ध्यति। तो देखो अभी यहाँ तक पहुंचे हैं हम। तो ये प्रसंग रूप जो विशेष्य वो साहू में देखेंगे तो विशेष्य किसको मान रहे हैं गुरुजी?
विशेष्य तो अंग को मानते हैं हम। नहीं, जब प्रसंग रूपम तो वो हो गया ना, सास अंग को, हाँ सा हो सास अंग को सादेश होता है। जो यहाँ पर अंग विशेष्य हो रहा है, सास अंग, वो तो विशेषण विशेष है। और हलह में अभी अंग को विशेषण कर रहे हैं, बाद में दो अंग का अध्याय करके, अर्थात एक अधिक अध्याय करके उसको विशेष्य बना रहे हैं। पहले तो विशेषण है अंग, अध्याहृत जो अंग होगा वो विशेष्य हो जाएगा, या एक को इधर कैसे भी संगत करना होगा। अंत्यम तो भाष्य वक्षति, ये कहा ना, अंग से हल, अवयवाचक जो हल है ना, अंग का अवयव नीचे नीचे पंक्ति में दिया है ना, स्थान तत्वात्, स्थान षष्ठीत्वात् हल इत्यादि ना अवयवाचकेन, स्थान षष्ठी है अंग से, तो अवयवाचक जो हल शब्द है उसके साथ विशेषण विशेष भाव नहीं बनेगा। तत्वात् मानी स्थान षष्ठीत्वात्, स्थान षष्ठी, अंग से स्थान षष्ठी होने से हल इत्यादि ना अवयवाचकेन विशेषण विशेष भाव न से, विशेषण विशेष भाव नहीं बन पाएगा। और अंगस्य साहव इत्यादि स्थान षष्ठित्वे हलादि निरूपितम अवयव षष्ठित्व न सिद्धेति। इससे पहली पंक्ति ये भी लिखी है, अंगस्य इत्यस्य साहव इत्यादि स्थान षष्ठित्वे, साहव में स्थान षष्ठी है और बढ़िया बैठ गई, बैठ गया ना कि अंगस्य सास सा आदेशो भवति, बैठ गया। हलादि निरूपित अब अवयव षष्ठी तो नहीं बनेगी, हलय सूत्र में उसको अवयव षष्ठी नहीं बना सकते। अंगस्य जो है स्थान षष्ठी होगी और वो साहव में हमारा इष्ट सिद्ध हो रहा है, सास अंग को सा होता है, यहां तो बन गई बात, पर अंग के हल ये वाली बात नहीं बनेगी। ये जो हला सूत्र में स्थान षष्ठी से साहव सूत्र बिल्कुल पूरा सही बैठता है, पर स्थान षष्ठी होने से हला सूत्र में गड़बड़ हो रही है, ये समस्या दे रहे हैं। अवयव तो बनेगा नहीं, वहां अवयव करते हैं तो ये बनेगा, हला सूत्र फिर वो नहीं बनेगा। यही तो समस्या रख रहे हैं, और क्या है इनकी बात। उभयतस पासा रज्जु बोलते हैं इसको। जी इसमें जैसे अंगस्य अधिकार जहाँ किया है वहाँ षष्ठी कौन सी है वो देखेंगे, या जो सूत्र में अनुवृत्त नहीं, वहां जहां वो किया है अधिकार उसका निर्णय कर रहे हैं। ऐसे ही दूसरे भी पदस्य भस्य इत्यादि सूत्रों में भी समस्या आएगी, वरना जहाँ यथा। गुरुजी आपने ये रज्जु शब्द बोला, हाँ ये क्या शब्द है? उभयतस पाशा रज्जु, उभयतस पाशा रज्जु, रज्जु स्त्रीलिंग है, उभयतस पाशा रज्जु, मतलब दोनों तरफ से खींची जा सकती है। इधर से खींचते हैं तो इधर फंस जाती है, इधर से खींचते हैं तो इधर फंस जाती है। अच्छा अच्छा, निकलता नहीं ना। अच्छा, अच्छा। ठीक है जी। इसको ऐसे देखेंगे जहाँ वो उपस्थित होता है वहाँ उसका क्या अर्थ होगा, क्योंकि जहाँ निर्दिष्ट है वहाँ पर तो और कोई विशेष्य भी नहीं है। जहाँ निर्दिष्ट है, जहाँ उपस्थित हो रहा है वहाँ फिर विशेष्य आएंगे, हाँ वहाँ फिर उसका क्या अर्थ करें। हाँ तो पूरे प्रकरण का ही देख लिया, पूरे प्रकरण में ही डालकर, जैसे ये कह रहे थे ना कि यत्र प्रकरण है, पूरे प्रकरण में अंगस से कहाँ तो कहीं तो जाता है, कहीं तो हमें संबंध षष्ठी के रूप में अपेक्षित है, कहीं स्थान षष्ठी के रूप में अपेक्षित है, और जहाँ ये कह चुके हैं कि भाई संदिग्ध स्थल में स्थान षष्ठी ले लो, तो स्थान षष्ठी ले ली हमने, ठीक है। वो तो जहाँ वो जिस स्थान पर बोला उसका तो कोई मतलब ही नहीं है, वो तो अगले सूत्रों में ही, पर पूरे प्रकरण को देख करके हमने निर्धारित कर लिया कि भाई अंगस से तो स्थान षष्ठी है, निर्धारित कर दिया तो फिर अवयव षष्ठी नहीं बनेगी। गुरुजी ये अनेकम विशेष्यम को प्रसंग रूपम अवयव रूपम दे रहे हैं, और प्रसंग रूप तो साहव में देख रहे हैं, अवयव रूप हलह में देख रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, सही हो गया है ये बिल्कुल। गुरुजी प्रश्न बन रहा है, जबकि नहीं मैं समझ गया, मैं ये आपकी बात बोलते ही समझ गया
सब जगह ये स्पष्ट प्रश्न बन रहा है ये इनका कि अनेकम विशेष्यम, अर्थात पूरा जो प्रकरण में पूरे प्रकरण को देख करके कहीं तो वो प्रसंग रूप कहीं अवयव रूप दोनों तरह के अर्थ हमको उपलब्ध हो रहे हैं। तो जहां ये कह चुके हैं कि जहां संदिग्ध स्थल है वहां पर स्थान षष्ठी लेनी है। अब और एक दूसरा प्रश्न है गुरुजी, ये कह रहे अनेकम विशेष्यम से प्रसंग रूपम अवयव रूपम ले रहे हैं, और साहो में देखा प्रसंग रूपम को, अवयवम रूपम को देखा हलह में, अर्थात भिन्न भिन्न स्थलों में नागेश देख रहे हैं। यही तो मैं समझ रहा हूँ। और महाभाष्यकार देखेंगे तो अनेकम को तो यही गिना रहे हैं कि अण अपि विशेष्य, संप्रसारणम अपि विशेष्यम, हल अपि विशेष्य, एक सूत्र में अनेक को दिखा रहे हैं। नहीं, ये महाभाष्यकार तो दूसरे अवयव रूप वाले का उदाहरण दे रहे हैं, प्रसंग रूप का तो साह उदाहरण है जी। किंतु यहाँ जो अनेकम है उस अनेकम को ये खोल नहीं रहे, ये मानना पड़ेगा फिर। यत्र एकाषष्टि अनेकम च विशेष्यम, हाँ, अनेक विशेष अनेकम च विशेष्यम है, यही आगे जो अनेक दिखा रहे हैं उसको अनेक न कह करके फिर हमको ये मानना होगा कि उद्योत का अनेक, उद्योत ने ठीक समझा बिल्कुल 100%। और सरसरी दृष्टि से जो अनेक दिखाई दे रहे हैं हलह और नहीं, वो संप्रसारण, ये फिर नहीं है, ये देखना होगा जी, वो ठीक नहीं। नागेश जो है इसने सही समझा है बिल्कुल। अनेकम विशेष्यम का मतलब ये जो प्रकरण है ना हमारा, जो अंगस्य प्रकरण है, भस्य प्रकरण है, पदस्य प्रकरण है, इस प्रकरण में अनेक विशेष मिलेंगे आपको। कहीं तो प्रसंग रूप मिलेंगे, कहीं अवयव रूप मिलेंगे। और उस परिस्थिति में ये कह चुके हैं जहाँ संदिग्ध स्थल है वहाँ स्थान षष्ठी, तो स्थान षष्ठी निर्धारित हो जाएगी। तो एक तो हमारा बन जाएगा, साहु वाला प्रसंग तो सिद्ध हो जाएगा, और ये वाला सिद्ध नहीं होगा, ये विशेषण विशेष भाव नहीं प्रकल्पित होगा। बार बार नागेश तो पूरे अनुच्छेद में मैंने पढ़ लिया इसको, बार बार एक ही बात कह रहा है, अवयवादि निमित्त संबंधार्थकत्व न सिद्ध्यति तत्र न सिद्ध्यति पर लिखा है। जो इतना हमको और मानना होगा कि भाष्य में स्थित अनेकम शब्द से नागेश कृत अर्थों को ले लिया जाए, और अनेकम शब्द से ये भ्रांत में नहीं रहना चाहिए कि अनेक का अर्थ हल अपि विशेष से ये एक हो गया, अण अपि विशेष से एक हो गया, और संप्रसारण अपि विशेष से पहले तो सरसरी को अनेक नहीं कह रहे। पहली सरसरी में मैं भी भ्रांति में था, तो मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि नागेश की दिशा सही है। सरसरी माने पहली आपात दृष्टि, आपात दृष्टि में तो यही लग रहा है कि अनेकम विशेषम, ये आगे जो भाष्यकार देख रहे हैं, आपात दृष्टि नहीं जानते, प्राथम कल्पिक दृष्टि, प्राथम कल्पिक दृष्टि, आपात दृष्टि, आपात रमणीय नहीं बोलते हैं, आपात विषयारम्या पर्यंत परितापिना। विषय जो है आपात रम्य होते हैं, पर्यंत परितापी होते हैं। तो आपात दृष्टि में तो ऐसा ही लग रहा है कि अनेकम विशेष्यम, ये इसके ऊपर जा रहे हैं। अंगस से एक षष्ठी है और ये कई सारे विशेष हैं। अनेकम विशेष्यम का अभिप्राय जो है पूरे प्रकरण में कहीं तो वो स्थान अर्थ निकल रहा है, कहीं अवयव अर्थ निकल रहा है, तो उसका जहां सांशयिक स्थल हैं, सांशयिक स्थल में तो स्थान षष्ठी लेनी है, स्थान षष्ठी लेनी है तो अवयव षष्ठी नहीं बनेगी। उसी को फिर बार बार नागेश दोहरा रहा है, अवयवादि निमित्त संबंधार्थकत्व न सिद्ध्यति, और नीचे लिख दिया है अंगस साहो इत्यादि में स्थान षष्ठित्व। ये तो बन गया स्थान षष्ठी, साहो एक वाला उदाहरण तो बन गया, पर ये नहीं बनेगा हलादि निरूपत अवयव षष्ठित्व न सिद्ध्येत। माने आधा तो बन रहा है, आधा नहीं बन रहा हमारा काम। ये जो प्रकरण है अंगस्य प्रकरण, इसमें आधे उदाहरण तो बन जाएंगे, आधे नहीं बनेंगे। आधे का मतलब बिल्कुल एक्यूरेट आधे नहीं, मतलब कुछ बन जाएंगे कुछ नहीं बनेंगे।
ननो चोक्तम, अब वो कहते हैं 160 यावंतो वा ते सर्वे षष्ठ्याम उच्चारितायाम प्राप्नुवन्ति, वे सब के सब षष्ठी का उच्चारण करने में प्राप्त होते हैं। सूत्र नहीं बनाएंगे तो उस पहली वाली बात को उठाकर ले आए, सूत्र नहीं बनाएंगे तो सबके सब प्राप्त होंगे। बोले नैष दोषा, यद्यपि लोके बहवो अभिसंबंधा, लोक में तो बहुत सारे अभिसंबंध हैं। आर्था, यौना, मौखा, स्रवाश्च, कुल मिलाकर 4 संबंधों में बहुत सारे संबंधों को उपलक्षण के रूप में लेकर के इनमें सबको फिर समेट रहे हैं। आर्थ संबंध तो ये हैं, आर्थ संबंध कौन से लोगे? वस्तु विनिमय और परस्पर दुनिया में जो व्यवहार चलता है, मेरी ये वस्तु है, मेरा ये घर है, मेरा मकान है, ऐसे ऐसे। यौना, पुत्र पिता आदि के जो रिश्ते, रिलेशनशिप जितने भी है, व्यक्तियों के साथ जितना भी रिलेशनशिप है वो यौना में आ गए। और मोखा में गुरु शिष्य संबंध जितने भी हैं वो सारे मोखा में आ गए। और यज्ञ परंपरा में जितने भी हैं वो स्रववाह में आ गए। मोखा तो ये मुख से संबंधित है ना, गुरु शिष्य परंपरा, और स्रववाह ये हो गए। ठीक है। शब्द से तो शब्देन कोन्यो भी संबंधो भवितुम रहती अन्य दत्ता स्थानात। वो उस समय बहुत ही बड़ा जाल था यज्ञों का, जिस समय भाष्यकार ने बात लिखी है। एक बड़ी संस्था होती थी अपने आप में, यज्ञ संस्था, अध्ययन अध्यापन संस्था, यज्ञ संस्था, और ये गृहस्थ संस्था, और लेन देन संस्था, व्यापार संस्था, आर्था में आ गए सब। और जो हमारे अपनी अपनी चीजें हम बताते हैं ना, ये मेरा मकान है, ये मेरी जमीन है, ये सारे आर्थ में। लोके बहवो अभिसंबंधा, बहुत सारे संबंध हैं। शब्दस्य तु शब्देन को अभिसंबंधा भवितुमर्हति, शब्द का शब्द के साथ कौन सा संबंध हो सकता है? अन्यदता स्थानात, स्थान से अतिरिक्त और कौन सा संबंध हो सकता है? शब्द का शब्द के साथ सूत्र तो बना नहीं रहे, शब्द का शब्द के साथ कौन सा संबंध हो सकता है स्थान से अतिरिक्त? देखो हमने जो समझे वही दिए है ना। 412 पर उद्योत ने स्वस्वामित्वादि अर्थ हैं, यौन पितृत्वादि, मौख, गुरु शिष्यादि, श्रव, ऋत्विक, यजमान आदि। शब्दस्यापि शब्देन अनंतरादयो अभिसंबंधा स्थिर भू भवति संदेह स्थाने अंतरे समीपे। कहते हैं शब्द के भी शब्द के साथ बहुत सारे संबंध हो सकते हैं ना। एक तो अनंतर हो सकता है, समीप हो सकता है, और ये हो सकता है शब्द के पूर्व में, शब्द के पश्चात, शब्द के स्थान, स्थान भी हो सकता है, साथ में अनंतर, समीप आदि भी होते हैं। तो कह रहे हैं संदेह मात्र में तद भवति, ये जो बात है ये संदेह मात्र है, संदेह मात्र है। सर्व संदेहेषु इदम उपतिष्ठते, और जितने भी संदेह स्थल होते हैं वहां एक ही रास्ता हमारे लिए बचता है। व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति नहीं संदेह, चाहे जीवन हो चाहिए शास्त्र हो, व्याख्यान से विशेष बात का निश्चय कर लेना चाहिए, नहीं संदेह का लक्षण। विकार विकारी या समीप समीपी भाव संबंध है, इसको सारे अर्थ में ले लेंगे। विकार विकारी, स्वस्वामी संबंध, विकार विकारी संबंध, समीप समीपी संबंध आदि जो है ये सब अर्थ में लेंगे। स्वस्वामी संबंधादय आदि बता दिया ना गुरुजी, अर्थ जी, और गिना है। विकार विकारी को भी अर्था में लेंगे, समीप समीपी को भी अर्था में लेंगे, क्योंकि ये यौन, मौख और श्रौवा, इनको छोड़ करके बाकी जो संबंध है वो स्वस्वामी आदि शब्द से उनको करना पड़ेगा।
हाँ जी, तो स्थानांतरे सर्व संदेश युद्धमुत्तिष्ठे न तरी इदानीम अयम योगो वक्तव्य। हाँ जी, ये शब्द के स्थल में ना हम स्थान अस्तेर भू सूत्र है ना, अस्ते प्रसंगे भू होती, यही व्याख्या कर लेंगे हम, सूत्र की जरूरत नहीं है। अस्ते प्रसंगे भू भवती ऐसी व्याख्या कर लेंगे। तो फिर नेतरी इदानीम अयम योगो वक्तव्य, तटस्थ पूछता है कि क्या फिर ये सूत्र नहीं बनाना चाहिए? तब भाष्यकार कहते हैं कि वक्तव्यश्चय, नहीं बनाना तो चाहिए। ज्यादातर तो ऐसे ही आता है, कोई एक आधा स्थल आता होगा कि वो वहां कह दे, उल्टा ही बोलना है ना। न तरी दानी वयम योगो वक्तव्य, तो क्या ये सूत्र नहीं बनाना चाहिए? जहां कहेंगे तो फिर क्या ये सूत्र नहीं बनाना चाहिए? तब तो कहेंगे बनाना चाहिए। तो फिर ये करना चाहिए, तो फिर कहेंगे कि न कर्तव्य है। तो फिर क्या करना चाहिए? तो इसका उत्तर ज्यादातर यही आता है ना कि नहीं करना चाहिए। वक्तव्यश्च किम प्रयोजनम, प्रयोजन यह है कि जो षष्ठी स्थाने का सूत्र है ना, षष्ठ्यंतम स्थानेन यथा युज्येत, यथा षष्ठी उच्चारिता, जिससे षष्ठी का उच्चारण किया है ना वो षष्ठ्यंत स्थान के साथ युक्त हो। जैसे पादापद है तो उस सूत्र का अर्थ है पाद शब्दांत से पद आदेशो भवति। द्विपाद सस्कास, भय संज्ञक पाद शब्दांत को पद आदेश पद सूत्र है। तो बोले कि यतः षष्ठी उच्चारिता, जिससे षष्ठी का उच्चारण किया गया है। पाद शब्द से षष्ठी का उच्चारण है ना, पाद है, पाद है पद। द्विपाद को पद आदेश नहीं तो अनिकाल सिद्ध सर्वस पूरे के स्थान में ही होने लगेगा। और अब केवल पाद को पद होगा, द्विपद पश्य ऐसा बनेगा। ये मिला दीजिए, द्विपद पश्य, षष्ठी स्थानों का सूत्र बनाने से यह अर्थ हुआ कि षष्ठ्यंत स्थान के साथ युक्त होता है। षष्ठ्यंत पाद है ना, वो स्थान के साथ युक्त होता है, पूरा अंग नहीं, वैसंजक अंग नहीं। इससे क्या लाभ मिला? किंग कृतम भवती, इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि एक परिभाषा बना रखी है ना, निर्दिश्यमान से आदेशा भवन्ति, तेषा परिभाषा न कर्तव्या भवति। ये परिभाषा हमको अलग से बनानी नहीं पड़ेगी। एक प्रकार से षष्ठी स्थानीय योगा सूत्र का अर्थ ही बन गया। ये षष्ठी स्थानीय योगा सूत्र है, इसका इस परिभाषा का, षष्ठी स्थानीय योगा से उस परिभाषा का जो अर्थ था ना, वो जो परिभाषा थी, परिभाषा को इस षष्ठी स्थानीय योगा इस सूत्र से सिद्ध कर दिया है। क्या ये षष्ठ्यंतम स्थानेन यथा उज्जेत, फिर यतः षष्ठी उच्चारिता? यतः नहीं, हाँ यतः षष्ठी उच्चारिता, इसको जिससे षष्ठी उच्चारण की गई उसी खोला है षष्ठ्यंतम को। षष्ठ्यंतम स्थानेन यथा उज्जेत, पूरे को खोला है। षष्ठ्यंतम स्थानेन यथा उज्जेत, इसी को खोला। यतः षष्ठी उच्चारिता, जिससे षष्ठी उच्चरित हुई है। पाद पद सूत्र में पाद से षष्ठी उच्चरित हुई है। गुरुजी, पादः पद में पादंत भ संज्ञक अंग को पद होता है, निर्दिश्य मानस्य देशा भवन्ति से पादः इतने में ही षष्ठी है तो उनको ही पद होता है। तब ऐसी स्थिति में रह की अनुवृत्ति खरवसान विसर्जनीय में आता है, तब वह भी रेफांत पदस्य विसर्जनीय आदेश होती, वहाँ पर अलवंत लाते हैं। निर्दिश्य मानस्य देशा भवन्ति सूत्र से काम चलेगा या नहीं? ये अलवंत से तो एक अलग बात है। अलवंत से जैसे यहाँ पर नहीं लगा जी, पादः पद में, और निर्दिश्य मानस्य देशा भवन्ति लगा।
क्योंकि पादः में षष्ठी निर्देश है, ऐसे रह में भी षष्ठी ही निर्देश है जी। तो और पादंत को कार्य होते हुए भी पाद को ही पद हुआ, रेफांत को कार्य होते हुए भी रेप को ही अपने आप कार्य होगा। फिर अलवंत से हम जो लगाते हैं क्या आवश्यकता पड़ेगी वहां? हाँ, तो खरवसानुर विसर्जनीय रेफांतस्य पदस्य अंतस्य अलह पाद शब्दांत से भय संज्ञकस्य, पाद भय संज्ञक को पदादेश होता है और रेफांत पद को जैसे यहाँ रेफांत है वहां ऐसे पादांत है। अनर्थक और सार्थक का अंतर है वैसे। रेफांत पद को विसर्जनीय, वहां अनर्थक है रे, ये पाद सार्थक है, स्वरूप पे तो इतना अंतर है। रेफांत पद को विसर्जनीय होता है खर के पर रहते रे अंत वाले। चलो उससे भी चलेगा, निर्दिष्ट माने से आदेशा से भी चल सकता। और अंत्यस्य को दूसरा किसी प्रयोजन में हमको फिर लगाना होगा। जी गुरुजी, यहाँ एक दक्षिण हस्त पर थोड़ा ये बात थी, केवल एक 410 में जी प्रदीप जी हस्तो दक्षिण यस्य इति। दक्षिण शब्द दक्षिण दिशा और दक्षिण हस्त दोनों का ग्राहक हो सकता है, तब यहाँ दिशावाची लें या दक्षिण हस्त ही लें? दक्षिण हाथ ले लेंगे जी, ताकि वो पश्चिम दिशा की ओर गमन करते हुए भी उसका दक्षिणी दिशा उत्तर दिशा में रहेगा। हाँ, जिधर भी हो भी वो दक्षिण हस्त ही होगा। जी। स्थानांतरतमा किम उदाहरणम, सूत्र का उदाहरण क्या है? इको दध्यत्र मध्वत्र तालु स्थान ओष्ठ स्थान से ओष्ठ स्थान यथा स्यात् नैतदस्ति संख्यातानुदेशेन आप्येतत् सिद्धम। संख्यातानुदेश को बीच में ले आए, यथा संख्यमानुदेशा समानम। इदंतरी तस्थस्थमिपम ताम तम ताना, एक अर्थ को एक अर्थ वाला, द्व्यर्थ को दो अर्थ वाला, बहुअर्थ को बहुअर्थ वाला। सादृश हेतु धर्मोपलक्षणम एतत् तेन प्रत्यक्त्वादयो भी धर्मा गृह्यन्ते। ये प्रदीप की बात समझे? सादृश हेतु धर्म का उपलक्षण है। आदेशानाम तत्स्थानापन्नत्वे न तदर्थत्वम किंतु स्वभावतएव। कहते जो आदेश है ना, उद्योग देखिए इसकी भूमिका, एक अर्थ से एक अर्थ, इसकी भूमिका देखिए। आदेश जो है तत्स्थानापन्नत्वे न तदर्थत्वम, आदेश जो यहाँ पर है ना, ताम तम तय अम, ये जो आदेश हो रहे हैं तत्स्थानापन्न होने से, तस्थस्थमिप की जगह आ रहे हैं, इसलिए इनमें वो अर्थ आ जाएगा, एक अर्थ, दो अर्थ, बहुत अर्थ। न तदर्थत्वम किंतु स्वभावतः शब्दार्थ संबंधानाम नित्यत्वात्, शब्दार्थ संबंधों के नित्य होने से। इति आशयन, इस आशय से भाष्यकार ये बात कह रहे हैं। इस आशय से भाष्यकार ने ये बात कही, एक अर्थ से एक अर्थ, एक अर्थ वाला जो तस है उसके स्थान में जो आदेश है ना ताम, वो भी एक अर्थ वाला है। कैसे? कैसे? शब्दार्थ संबंध के नित्य होने से। और थस दो अर्थ वाला है तो उसके स्थान में तम आदेश हो गया। कैसे? शब्दार्थ संबंध के नित्य होने से। तो एक अर्थ से एक अर्थ, द्व्यर्थ से द्व्यर्थ, बहुअर्थ से बहुअर्थ। सादृश हेतु धर्मोपलक्षणम एतत् तावन मात्रोक्तो तसस तम अभी प्राप्नोति। केवल इतने मात्र से तो जो है तावन मात्रोक्तो, इतने मात्र से तो, तावन मात्रोक्तो, तावत मात्रोक्तो, उतने मात्र से तो कथन होने पर तस को तम भी प्राप्त होगा, क्योंकि दो अर्थ जो है ना, तस को तम भी प्राप्त होगा। ताम ही क्यों होगा? क्योंकि तम भी द्व्यर्थक है ना।
तस की जगह ताम होता है तो कहते हैं तावन मात्रोक्त, तो एक अर्थ को एक अर्थ, द्व्यर्थ को द्व्यर्थ, तो इसको भी तम आदेश पाएगा। इसके लिए कैयट ने ये बात लिखी है कि सादृश्य हेतु धर्मोपलक्षण में, धर्म का उपलक्षण है यहाँ, प्रत्यक्त्वादि धर्म भी लेने हैं, प्रत्यक्त पराक्त्वादि धर्म भी लेने हैं। प्रत्यक्त्व उत्तम पुरुष में प्रत्यक्त अहंकार पदास्पद चेतन धर्म, मध्यम में अहंकार अनास्पद चेतन धर्म, और पराक्त्व में प्रथमे तो अनियतम, प्रथमे तो प्रथम पुरुष में तो अनियत है ना। नागेश की इस भाषा को समझ सकते हैं? ये जो दिया है ना प्रत्यक्त्वादि, प्रत्यक्त्वादयोपि धर्म, आदि शब्द से पराक्त्व, प्रत्यक्त्वादया आदि शब्द से पराक्त्व, तो प्रत्यक्त्व पराक्त्व धर्म तथा प्रत्यक चेतनाधिगमोप्यंतराय भावस्य, प्रत्यक चेतन, प्रत्यक चेतन, ये अहंकार उत्तम पुरुष में ये घटेगा। मैं के लिए प्रत्यक चेतन शब्द का प्रयोग होता है। प्रत्यक्त्व रूप अहंकारास्पद, अहंकार युक्त जो चेतन धर्म है उत्तम पुरुष में उसका प्रयोग होता है। मध्यम पुरुष में अहंकार अनास्पद चेतन को प्रयोग होता है। मध्यम पुरुष में तू के लिए प्रयोग होता है ना मध्यम पुरुष। और पराक्त्व जो है प्रथम पुरुष में प्रयोग होता है, उसमें तो अनियत है। अपने से बहिर्भूत जितनी भी चीजें हैं उसको पराक्त्व में लेते हैं। अनास्पद का क्या अर्थ? आस्पद युक्त, अनास्पद अयुक्त। अहंकार आस्पद, अहंकार युक्त जो चेतन धर्म है वो प्रत्यक्त्व धर्म है, और अहंकार अनास्पद जो चेतन धर्म है, अहंकार रहित जो चेतन धर्म है वो मध्यम में देखा जाता है, और प्रथमे तो अनियतम। मध्य में अहंकारास्पद चेतन धर्म पराक्त्व, यही पराक्त्व है। तू जैसे हम बोलते हैं ना, तू दिल्ली जाएगा, तुम ये काम करोगे, तुम ये काम करोगे, ऐसे ऐसे मध्यम में देखा। अहंकार अनास्पद, अहंकार तो मैं होता है ना, तो मैं से अनास्पद जो चेतन धर्म तुम, और प्रथमे तो अनियतम, प्रथम में तो अनियत है, माने अहंकार आस्पद भी हो सकता है, अहंकार अनास्पद भी हो सकता है। प्रथम पुरुष में तो अनियत है ना, अहंकार आस्पद चेतन धर्म, वह दिल्ली जाता है, वह ये काम करता है, रथ जाता है, अहंकार अनास्पद भी हो सकता है। प्रथम में अनियत चेतन धर्म भी अनियत हो सकता है। हाँ, हो गया ना? चेतन भी हो सकता है और वह अचेतन भी हो सकता है। हाँ, नंच एतदपि संख्यातानुदेशेन सिद्धम, ये भी संख्यातानुदेश से सिद्ध हो जाएगा। कह रहे हैं तस तस थमिपाम ताम तम तामा जो सूत्र है ना, इसको भी हम यथा संख्यानुदेश से कर लेंगे। इदंतर ही आकाशवर्ण दीर्घा दंडाग्रम कूपाग्रम ददीन्द्र मधुष्ट्रा कंठ स्थानयो कंठ स्थाना तालु स्थानयो तालु स्थाना ओष्ठ स्थानो यथा स्यात्। अब एक बात पूछते हैं, अथ स्थानेति वर्तमाने पुनः स्थान ग्रहणम किमर्थम? यत्तर्नेकम आंतर्यम तत् स्थानता अंतर्यम बलियो भवति। प्रमाणकृतांतर्य, गुणकृतांतर्य, अर्थकृतांतर्य और स्थानकृतांतर्य, चार प्रकार के आंतर्य हैं। उनमें जो स्थानकृत आंतर्य है वो सबसे बलवान होता है। तो चेता स्तोता प्रमाण तो अकारो गुणा प्राप्नोति, स्थानत एकार ओकारो, पुनः स्थान ग्रहणात् एकार ओकारो भवता, पुनः स्थान ग्रहण से एकार ओकार होता है। जहां अनेक आंतर्य प्राप्त हो, जैसे ची धातु को गुण करेंगे ना तो ई को अ भी प्राप्त हो सकता है प्रमाण कृतांतर्य से, लेकिन स्थान कृतांतर्य बलवान होने से और ए ही होगा। तो ये स्थान का अनुवृत्ति का प्रयोजन हो गया। और ऊपर जो है आकाशवर्ण दीर्घ सूत्र रख लिया है इसके लिए। इस सूत्र का
स्थानांतरतमा का प्रयोजन देने के लिए अका सवर्ण दीर्घ सवर्ण परे हो तो पूर्व पर के स्थान में सवर्ण दीर्घ होता है। सवर्ण दीर्घ में आ ही क्यों होता है, ई भी तो हो सकता था, तो उन्होंने बताया कि ई नहीं हो सकता। सवर्ण दीर्घ जो है स्थानांतरतमा से कंठ स्थान कंठ स्थान भविष्यति, तालु स्थान तालु स्थान भविष्यति। तालु स्थान वाले दो वर्ण है ना, कैसे? दंड और अग्रम में कंठ स्थान वाले दो वर्ण है ना भाई, और दधीन्द्र में तालु स्थान वाले दो वर्ण है, मधुष्ट्रा में ओष्ठ स्थान वाले दो वर्ण है, उनको ओष्ठ स्थान वाला ही आदेश होगा। तमप ग्रहणम किमर्थम, तमप क्यों पड़ा? झयोन्यतरस्याम सूत्र से सोष्मणा सोष्माणा इति द्वितीया प्रसक्ता, उष्मत्व गुण युक्त। सोष्मणा का अर्थ है ऊष्म गुण युक्त। सोष्माण है, सोष्मणा ये षष्ठी का एक वचन है, सोष्माणा प्रथमा का बहुवचन है। सोष्मणा 6-1 है, सोष्माणा 1-3 है, तो द्वितीय वर्ण आए। इस नियम से वर्गों के द्वितीय वर्ण आए, झयो नतरस्याम से वर्गों के द्वितीय वर्ण आएंगे। जैसे नाच झलो अच अज हल, है के स्थान में, है के स्थान में ज छ आने लगा, है की जगह 6 आने लगा। नादवतो नादवंता, नादवान के स्थान में नादवान होते, नादवतो 6-1 है, नादवंता ये प्रथमा 3 प्रथमा का बहुवचन, तृतीय वर्ण आने लगे, छ जय आने लगा, है को जय आने लगा। और तमप ग्रहणात सोष्माणो नादवंतश्च ते भवन्ति चतुर्था, तमप ग्रहण से जो नादवान भी है और घोषवान भी है, ऐसे चौथे वर्ण होते हैं झ, ये है को झ हो जाएगा। ये तमप ग्रहण का प्रयोजन है, ये बड़ा विशेष है, काशिका में भी दिया है। इसका हकारेण चतुर्था सस्थानेन द्वितीया, ये वर्णोच्चारण के शिक्षा सूत्रों के साथ इसका संबंध है। उससे जो उन दो सूत्रों को समझेगा वही इस अनुच्छेद को समझ पाएगा। ओम शांति शांति।